59 से हेलो। हाँ बच्चों, अभी आवाज आ रही है? एवरीथिंग इज परफेक्ट। चलिए, हेलो बच्चा लोगों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर। चलिए शुरू करें आज का एडिटोरियल एनालिसिस। और आज के एडिटोरियल एनालिसिस में क्या क्या है, सबसे पहले उन पर एक बार चर्चा करके और फिर चीजों को आगे बढ़ाते हैं। एक बार मुझे बताएं, क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए। सुबह 9 बजे हम लोग यहीं मिलते हैं, यानी एडिटोरियल एनालिसिस में अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर। प्रैक्टिसिंग रिस्ट्रेंट, संयम का अभ्यास करना, यानी ये मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है, आज इस पर जबरदस्त चर्चा है और इन्हीं पर आज हम लोगों की भी चर्चा होगी। कैप्टिनचक नियंत्रण में रखा गया, यानी ये दो हिंदू के हो गए। इसके बाद आपका एक इंडियन एक्सप्रेस का हो गया। आज यही टॉपिक आपके लिए चर्चा में है, तो हम लोग इसी पर बातचीत करेंगे। और फिर इसके बाद एक टॉपिक और बचता है जो मुझे आप लोगों को भेजना था सीसीपी वाले ग्रुप में भी, लेकिन यही करा दूंगा तो हो जाएगा। आरबीआई ने कुछ रिफॉर्म प्रपोज किए हैं, उन रिफॉर्म्स पर भी एक अच्छी चर्चा करेंगे प्रीलिम्स के लिए। तो दोनों ही टॉपिक जो आज आप पढ़ने जा रहे हैं, ये प्रीलिम्स के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है और निबंध के लिए यानी एसे के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी और आरबीआई वाला भी। तो आज की जो पूरी क्लास फोकस होने जा रही है वो निबंध पर होने जा रही है। हम जो भी मेडिसिन के नोबेल प्राइज के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, आपको एसे की निगाह से, यानी 2025 का ही मैंने लिया है, लगभग 4 से 5 एसे 2025 का कराने जा रहा हूं। प्लस एक क्वेश्चन जो बहुत पहले पूछा गया है, विज्ञान एवं रहस्यवाद क्या परस्पर संगत है? साइंस एंड मिस्टिसिज्म, क्या वो कंपैटिबल है? तो यह विषय आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये निबंध की दृष्टि से आज की क्लास आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी, प्लस प्रीलिम्स के लिए। कुल मिला के 4 आर्टिकल आपके लिए आज आए थे, जिसमें से 3 इसी नोबेल प्राइज से जुड़े हुए थे। एक टॉपिक आपका बैंकिंग रिफॉर्म से था, बाकी वही गाजा एंड सो ऑन। तो उस पर अभी बहुत ज्यादा हमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां से इंडिपेंडेंट कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। हमें एग्जाम्पल के रूप में यूज करना है, चाहे ट्रम्प का प्लान हो, चाहे कुछ भी हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी यह चर्चा। और आप सब बताएं कि आप सब ने भी नोबेल प्राइज ये वाला पढ़ लिया होगा कि नहीं पढ़ लिया होगा? एक बार बताएं कितने बच्चों ने पढ़ा है। ये आपका टेस्ट है अभी। कितने बच्चों ने यह पढ़ लिया है? ये मैं क्यों कह रहा हूं पढ़ लिया है? पढ़ लिया है का मतलब हो गया कि अगर आपने पढ़ लिया है तो जो मैं कराने जा रहा हूं, क्या आपने वहां तक सोचा है? अगर सोचा है तो आप अपने आप को बहुत अच्छी स्थिति में, जैसे देखिए आ गया कि यस सर हमने पढ़ा है, तो आपने पढ़ा है और भी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, ठीक है ना? यानी सभी ने पढ़ा। मैं एक बार सबका नाम ले लूं। पूजा ने कहा, निकिता ने कहा, अशोक कुमार ने कहा, आशीष, ठीक है, आप सबने पढ़ा है। अब मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप लोग बस इतना करिएगा कि जो आपने पढ़ा है और जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, क्या उसमें थोड़ा सा संबंध रहा है? अगर रहा है तो मेरे प्यारे बच्चे आप ये मानिएगा कि आप बेटर पोजीशन पे हैं। नहीं रहा है तो आपको अभी और काम करने की जरूरत, क्योंकि हमारा टारगेट ये नहीं है कि एक इंफॉर्मेशन जान लेना कि भैया ये हुआ है, नहीं। हमारा काम है उसके अंदर जाना।
चलिए शुरू करते हैं। मेरे बच्चों, एक शब्द मैं लिख रहा हूं पूरे इस टॉपिक को समझाने के लिए, जिसे कहते हैं आर्मी कैंप। लिख लीजिएगा आप लोग भी, बहुत बढ़िया से इसको समझाने जा रहा हूं। आज मैंने एक आर्मी बनाई है, आर्मी कैंप। आप सबने कहीं ना कहीं आर्मी कैंप देखा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने शरीर को एक आर्मी कैंप की तरह सोचो, यानी योर बॉडी, ये आपकी बॉडी है और इसको एक आर्मी कैंप की तरह सोचो। जो भी लेक्चर देख रहे हैं, अपनी इस बॉडी को आप आर्मी कैंप की तरह सोचो। एक बार आंख बंद करके अभी इसी आर्मी कैंप से पूरा टॉपिक क्लियर कराता चला जाऊंगा और फिर उसके बाद IQ वाईपी करते चले जाएंगे। ठीक है ना? ये हो गया आपका आर्मी कैंप, यानी आपका शरीर हर दिन, एवरी डे, हर दिन मेरे प्यारे बच्चों, इस शिविर पर यानी इस आर्मी कैंप पर हजारों की संख्या में, एक दो नहीं, हजारों की संख्या में दुश्मन हमला करते हैं। किस पर? इस आर्मी कैंप पर प्रतिदिन। यानी आपके शरीर पर प्रतिदिन हजारों दुश्मन हमला करते हैं, जैसे आर्मी कैंप पर हजारों दुश्मन हमला करें। आपके शरीर को अगर हम इससे जोड़े तो वो दुश्मन कौन कौन होंगे? आपकी जो बॉडी पर हमला कर रहे हैं वो होते हैं वायरस, वो होते हैं बैक्टीरिया, और वो होते हैं कभी कभी फंगस। होते हैं कि नहीं होते? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने शरीर को एक सैनिक शिविर की तरह, आर्मी कैंप की तरह सोचो। आर्मी कैंप की तरह हर दिन शिविर पर हजारों दुश्मन हमला करते हैं, जिसमें वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं और फंगस होते हैं। अब आता है, ये हमला तो हो गया। इन दुश्मनों से, यानी ये जो हमलावर हैं, अगर मैं इनको रेड कलर से कर दूं, ये जो हमलावर हैं, ये जो हमला कर रहे हैं, इतने ढेर सारे हमलावर हैं, इन हमलों से बचाता कौन है? ठीक है ना? बचाने वाला। इन हमलों से बचाने वाला, यानी आपके शरीर पर ये जो वायरस, बैक्टीरिया और फंगस का हमला हो रहा है, वो भी हजारों की संख्या में हमेशा हो रहा है। बचाने वाला कौन है? जो बचाने वाला है उसी को मेडिसिन, मतलब उसी से संबंधित इस बार का नोबेल पुरस्कार। इसको बचाने वाला है मेरे प्यारे बच्चों हमारा आपका इम्यून सिस्टम। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इम्यून सिस्टम। कोविड के टाइम पे आपने खूब सारा जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है, जो भी वैक्सीन आ रही, इम्यून बूस्टर है, इम्यून सिस्टम, इम्यून तंत्र, जिसे हम हिंदी में प्रतिरक्षा तंत्र कहें तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है? यानी इम्यून तंत्र क्या है? शरीर की, यानी आपकी बॉडी की, शरीर की अपनी सुरक्षा सेना है। क्या है ये? हमारी सुरक्षा सेना है। हमारे बॉडी पर जो हमले हो रहे हैं, इनसे हमें बचाता है इम्यून सिस्टम, जिसे हम कह सकते हैं शरीर की अपनी सुरक्षा सेना। यानी यही इम्यून सिस्टम हमारे शरीर को इन तीनों हमलावरों से बचाता है, जिनके हमले हमेशा होते रहते हैं। अब यहां तक की चीज क्लियर हो गई। अब फिर सोचो मेरे प्यारे बच्चों, आप जरा सोचिए कि अगर एक दिन ऐसा हो जाए, ये जो सुरक्षा सेना है आपकी, एक दिन ऐसा हो जाए कि ये जो आपकी सुरक्षा सेना है, यानी इम्यून सिस्टम है, अपने राजा पर, यानी आर्मी कैंप पर, यानी आपके शरीर पर ये हमला कर दे तो, हमला कर दे तो, सॉरी, हमला कर दे तो क्या होगा? हमला कर दे तो क्या होगा? यानी अगर यही इम्यून सिस्टम आपके शरीर पर हमला कर दे, यानी यही कर दे, क्योंकि आपके शरीर में तो अच्छे गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं ना, ये उन्हीं को खा जाए तो क्या होगा? तो इससे शरीर का संतुलन, यानी जो आपकी बॉडी है, जो आर्मी कैंप है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? शरीर का संतुलन बिगड़ जाएगा। शरीर का संतुलन बिगड़ जाएगा। और जब यह बिगड़ जाता है, इसी को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? ऑटो
इम्यून डिजीज बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं इसे? ऑटो, आप लोगों ने सुना है ऑटो इम्यून डिजीज का नाम? यानी जब शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति, इम्यूनिटी अपने ही अंगों की दुश्मन बन जाए, ऑटो इम्यून डिसीज। पॉइंट इज क्लियर? अब यहां तक क्लियर है तो फिर अब आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे, क्यों खबर में है? तो बस इसकी चर्चा इसीलिए हो रही है मेरे प्यारे बच्चों, जो आज का आपका टॉपिक है कि 2025 का जो नोबेल एनपी लिख रहा हूं, जो नोबेल प्राइज है, वह चिकित्सा क्षेत्र यानी मेडिसिन के लिए जिन 3 वैज्ञानिकों को मिला है, पहला नाम है मैरी ब्रंकाउ, ठीक है ना, मैरी ब्रंकाउ। दूसरा नाम है फ्रेड रैम्स हेल, क्या नाम है? फ्रेड रैम्स डेल। और तीसरा नाम है सिमोन सकागुची, सिमोन सकागुची, ठीक है ना। 3 नाम है, इन नामों को याद रखिएगा, मैं हिंदी में लिख देता हूं। पहला नाम है मैरी ब्रंकाउ, दूसरा नाम है फ्रेड रैम्सडेल और तीसरा नाम है सिमोन सकागुची। क्या नाम है? सिमोन सकागुची, ठीक है। तो इन तीनों को ही नोबेल प्राइज मेडिसिन का मिला, क्योंकि इन्होंने बताया, क्या बताया, यानी किस बात के लिए मिला? प्रीलिम्स के लिए सतर्क हो जाए कि इनको किस बात के लिए मिला, वाई, क्यों मिला। यही आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना होता है, प्रीलिम्स एग्जाम, कि शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति यानी इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए संयम, शब्द जरा देखिएगा आज कितने निबंध इसी संयम से, या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिस्ट्रेंट, सॉरी संयम, इन्होंने क्या बताया? संयम, रिस्ट्रेन। तो इन तीनों ने क्या बताया है कि शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति यानी इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए संयम की जरूरत होती है, रिस्ट्रेंट की जरूरत होती है, पेशेंस, संयम, कुछ ऐसा। अभी इसको टॉपिक से जोड़ूंगा तो ये शब्द पकड़ लीजिएगा, संयम की जरूरत होती है। लेकिन इसी इतने से नहीं काम चलेगा, अगर इतने पे पढ़ा के छोड़ दो तो फिलॉसफी हो जाएगी। संयम की जरूरत, रिस्ट्रेंट की जरूरत मिला इसलिए। लेकिन इनकी खोज का विषय क्या था, लिख लीजिएगा, खोज का विषय, यानी इन्होंने किस चीज की खोज की? तो इनकी खोज का विषय था मेरे प्यारे बच्चों, दिख रहा है ना, हाँ, रेगुलेटरी टी सेल के बारे में आप सबने पढ़ा, बहुत बारी पढ़ा चुका हूं। रेगुलेटरी टी सेल्स पहला, रेगुलेटरी टी सेल्स, तो पहला हो गया ये रेगुलेटरी टी सेल्स, और दूसरा हो गया FOXP3 जीन। ये इन्होंने 2 चीजें, इनकी खोज के विषय यही थे, रेगुलेटरी टी सेल और फॉक्स P3 जीन। इन दोनों के द्वारा ही इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति को स्वस्थ रखने के लिए संयम या रिस्ट्रेंट की जरूरत होती है। ये दोनों जो मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं पर उन लोगों ने काम किया, फॉक्स P3 जीन, रेगुलेटरी टी सेल। क्योंकि हमारा शरीर जो सेल्फ कंट्रोल में रहता है, यानी किसी भी बाहरी चीज का अटैक होता है तो उसको वो, हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम उसे मार के भगा देता है और शरीर को स्वस्थ रखता है। तो ये दोनों बेटा रेगुलेटरी टी सेल जो होते हैं और जो फॉक्स P3 जीन होते हैं, यही हमारे शरीर में आत्म नियंत्रण की व्यवस्था को चलाते हैं, यानी सेल्फ कंट्रोल जो हमारी शरीर में रहता है ना, कि हमें पता नहीं चलता, हम हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, उस समय वायरस का अटैक हमारे ऊपर हो रहा, हम मतलब हॉस्पिटल में गए हैं, वायरस का, बैक्टीरिया का अटैक हो रहा है, लेकिन अंदर सेना हमारी तैयार है, एक पूरी आर्मी कैंप है, और उस आर्मी कैंप में जो आर्मी है वो बिल्कुल अपने दुश्मनों को खोज खोज करके मार रही है, ठीक है। तो फिर से बता दूं, इन तीनों को सम्मान इसलिए मिला क्योंकि इन्होंने बताया कि शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति को स्वस्थ रखने के लिए संयम या रिस्ट्रेंट की जरूरत होती है। और इन्होंने यह जो निष्कर्ष निकाला वो 2 चीजों पर काम करके निकाला, यानी रेगुलेटरी टी सेल और फॉक्स P3 जीन,
क्यों इन पर काम किया? क्योंकि ये दोनों हमारे शरीर में सेल्फ कंट्रोल जो होता है वायरस, बैक्टीरिया, फंगस के खिलाफ, उस व्यवस्था के फादर एंड मदर हैं, मदर एंड फादर हैं। आई होप यहां तक की पिक्चर आपकी क्लियर हो गई होगी। अब अगर यहां तक की पिक्चर क्लियर हो गई है, असली चीज समझे रहोगे, मजा आएगा आईक्यू आईपी में, ये तो अभी ठीक है ना, तो फैक्ट है। अब आता है शरीर की सेना। अब आपके सामने आर्मी कैंप तो हो गया। आर्मी कैंप क्या हो गया, यहां मैं लिखता हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। आर्मी कैंप हो गया योर बॉडी, यानी आपकी और हमारी बॉडी जो भी। तो आर्मी कैंप हो गया आपका शरीर, ठीक है, शरीर यानी ये पूरा हिस्सा आपका जो भी है, ये आपका शरीर हो गया। लेकिन इस आर्मी कैंप में या डिफेंस आर्मी में क्या होते हैं, कई सैनिक होते हैं, होते हैं ना, होते हैं कि नहीं होते हैं? यानी अब हम किन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं? इस आर्मी में कई सैनिक होते हैं जो लड़ते हैं, कई सैनिक होते हैं। और ये कौन होते हैं जरा देखिएगा। ये कई सैनिकों में जो पहला सैनिक है वो कौन होता है? ये होता है हेल्पर टी सेल, ठीक है ना। रेगुलेटरी टी सेल में ये तीन होते हैं, यानी अब देखिएगा, एक होता है हेल्पर टी सेल, एक होता है किलर टी सेल, किलर टी सेल्स, और एक होता है मेमोरी टी सेल्स। और जिन बच्चों ने इस पुरस्कार को पढ़ा है, एक बार जरूर लेक्चर के बाद वो एनालिसिस करेंगे कि क्या वो इन इतने एंगल पर पढ़ पाए थे, क्योंकि अगर इतने एंगल पर पढ़े होंगे तो फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी हम हल कर पाएंगे। तो हेल्पर टी सेल क्या होता है? ये दुश्मन को पहचानते हैं। इनकी क्या, जैसे ये समझिए आपका आधार कार्ड देख लेते हैं, यानी ये दुश्मन को, यानी वायरस को, बैक्टीरिया को, फंगस को क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, या हम इसे कहे पहचानते हैं। तो जो आपका आधार कार्ड वगैरह जब भी कहीं आप जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप एयरपोर्ट जा रहे हैं, या रेलवे स्टेशन पर तो है नहीं, लेकिन फिर भी रेलवे स्टेशन पर जो गार्ड होते हैं एंट्री पे खड़े रहे तो आपसे आपका आधार कार्ड लेंगे, वही है। तो हेल्पर टी सेल यानी ये दुश्मन को पहचानते हैं, और उसके बाद पहचानने के बाद क्या होता है, अलर्ट करते हैं। किसको? शरीर को अलर्ट कर देते हैं, यानी दूसरे अन्य इम्यून सिस्टम के ठेकेदारों को या सैनिकों को। तो हेल्पर टी सेल ये दुश्मन को पहचानते हैं, अलर्ट करते हैं। किलर टी सेल जैसे ही पहचान आ गया तो वैसे ही किलर टी सेल ये दुश्मन को, यानी वायरस, बैक्टीरिया और फंगस को मार देती है। इसका काम है मारने का, नष्ट करने का, हमला करती है। और तीसरा होता है मेमोरी टी सेल, यानी मेमोरी टी सेल का मतलब कि ये जो पुराना दुश्मन हेल्पर टी सेल ने पहचान के बताया था कि दुश्मन वायरस, बैक्टीरिया, फंगस है जो शरीर में अटैक कर रहा है, किलर ने जिसे मार दिया उसको, उस मारे हुए की पहचान रखता है, यानी ये पुराने दुश्मनों को याद रखता है ताकि दोबारा हमला ही ना हो। यानी अगर दोबारा हमला होगा तो मेमोरी टी सेल में, हेल्पर टी सेल, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेमोरी टी सेल तुरंत उसको क्या करेगी, एक्टिवेट करके, और फिर जो किलर टी सेल उसे मार देगा। तो ये तीन चीजें याद होती हैं, याद रखिएगा। कई सैनिक होते हैं, उसमें से तीन आपके सामने आ गए। लेकिन इन सब के ऊपर इस आर्मी में, यानी हमारे शरीर की आर्मी, यानी जिसको हमने जो है आर्मी कैंप कहा, उसमें जो कई सैनिक होते हैं, तीन हमने आपको बताया। लेकिन इन तीनों के ऊपर एक विशेष अधिकारी होता है, एक विशेष वर्ग होता है, ठीक है ना, या एक विशेष सैनिक होता है जिसे हम क्या कहते हैं, रेगुलेटरी। जरा शब्द का अब मजा आएगा, रेगुलेटरी। यानी इसे आप कह लीजिए ये तीनों सैनिक होते हैं और ये होता कर्नल उनका। इन तीनों के ऊपर होता है रेगुलेटरी टी सेल, ठीक है ना। क्या होता है, रेगुलेटरी टी सेल, ठीक है ना। यानी ये क्या करता है, इन तीनों को संयमित रखता है। सिंपल सी बात, क्या करता है, रेगुलेटरी टी सेल इनको संयमित रखता है। अब पकड़िएगा, रिस्ट्रेन्ड रखता है। रिस्ट्रेन्ड रखने का मतलब है कि भैया अभी तो ये जो बाहर से हमारे शरीर पर वायरस, बैक्टीरिया और फंगस का अटैक हो रहा है उसको मार रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये ज्यादा उत्साही हो जाए, कौन, ये हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, मेमोरी टी सेल, यानी अगर ये पूरी सेना आर्मी की ज्यादा उत्साही होकर अपने ही टिश्यूज पर हमला करने लगे तो
तो यही रेगुलेटरी टी सेल करता है, वो इन तीनों को बताता है रुको, ये दुश्मन नहीं, ये अपना घर है। क्या करता है? कहता है रुको, ये दुश्मन नहीं है, ये अपना घर है मेरे प्यारे बच्चों। यानी रिस्ट्रेन। तो रेगुलेटरी टी सेल ये सैनिकों को क्या कहता है? रिस्ट्रेन रखता है, संयमित रखता है, कि जिससे वो अपने शरीर पर हमला नहीं करते। क्लियर हो गया? अब यहां से इन तीनों की खोज के साथ आपको कनेक्ट करूंगा, तब अब आगे की चीजें आपको समझ में। यहां तक सारी चीजें क्लियर? एक बार सब बच्चे कमेंट करके बताएं। यहां की यहां तक की सारी चीजें अगर क्लियर है तो फिर हम लोग आगे बढ़े। अब आता है, यानी जो भी खोज हुई है, जो भी डिस्कवरी हुई है, अब उस पे आ रहे हैं। डिस्कवरी, जो भी शोध हुआ है, तो जैसे अब पहला ऐसे लिख दूं, शोध क्या है? व्हाट इज रिसर्च? अ ब्लाइंड डेट विद नॉलेज। रिसर्च क्या है? ब्लाइंड डेट विद नॉलेज। शोध क्या है? ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात। क्या है? शोध क्या है? ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात। ठीक है, इस प्रकार की बहुत सारी चीजें और बहुत सारे ऐसे अभी और भी आ गया है। तो जो डिस्कवरी होती है, अब उसको समझते हैं। पहला, जो जापान के वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है शिमोन साकागुची। क्या है? सिमोन साकागुची। इन्होंने, सबसे पहले तो याद रखिएगा, ये कहां के हैं? साकागुची। ये जापान के हैं, तो प्रीलिम्स के लिए आपका हो जाएगा ये, ठीक है ना। 1990 के दशक में, देखिए आप कब काम करते हैं, आपके कम को कब सराहा जाता है। 1990s के डिकेड में जापान के वैज्ञानिक मिस्टर सिमोन साकागुची, जिनके बारे में आप पढ़ रहे हैं, चूहे बेचारे कितने प्रताड़ित होते हैं, यानी चूहों पर इन्होंने एक प्रयोग किया और पाया। क्या पाया? चूहों पर प्रयोग करते समय यही जो पाया, यही है व्हाट इज रिसर्च अ ब्लाइंड डेट विद नॉलेज। क्या पाया? कि अगर कुछ खास टी सेल्स को शरीर से हटा दिया जाए, याद रखें, टी सेल्स को, यानी जो रेगुलेटरी सेल्स हैं, अगर इनको शरीर से, या आपका शरीर है मान लीजिए, इससे निकाल दिया जाए, बाहर कर दिया जाए, एग्जिट का रास्ता दिखा दिया, जैसे आप सिनेमा हॉल वगैरह में जाते हैं, एग्जिट। तो चूहों में क्या हुआ? चूहों में ऑटो इम्यून डिजीज हो गई। ऑटो इम्यून यानी स्वयं इम्यून को नुकसान होने लगा, ऑटो इम्यून डिसीज हो गई। जैसे उसके त्वचा पर, यानी उसकी स्किन पर चकत्ते पड़ जाना चूहे के, उसके लीवर में सूजन हो जाना, और उसका जो वेट है, वेट लॉस हो जाना, यानी वजन का घट जाना। तीन चीजें हुई। त्वचा पर चकत्ते पड़े, जैसे उन्होंने टी सेल को बाहर निकाला, एग्जिट का रास्ता दिखाया। लीवर में सूजन हुई और वजन उसका घट गया। अब उन्होंने क्या किया? एक बार निकाला टी सेल, और फिर उसके बाद उन्होंने वही कोशिकाएं जो बाहर निकाले थे उसको फिर से चूहे में डाल दी। यानी एक बार निकाला चूहों को और फिर चूहों में वापस वही कोशिकाएं डाल दी। जैसे डाली, तीनों, यानी जो त्वचा पर चकत्ते बनना था, लीवर में सूजन था, वेट गिरना, ये तीनों ठीक हो गया। यानी चूहे ठीक हो गए, हेल्दी हो गए। अब ये उन्होंने रिसर्च किया, शोध किया चूहों के ऊपर। एक बार कोशिका निकाल दिया और फिर उसके बाद डाल दिया, रिसर्च किया। अब क्या पाया? शोध क्या है? ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात। तो अब ज्ञान उनको क्या मिला? इससे पता चला, क्या पता चला? इससे पता चला कि ये कोशिकाएं शरीर में संयम की भूमिका या रिस्ट्रेंड की भूमिका निभाती, यानी टी सेल क्या है? संयम की भूमिका निभाती हैं, रिस्ट्रेन की भूमिका निभाती हैं। और उन्होंने इन्हें नाम दिया रेगुलेटरी टी सेल्स, या हम कहें नियामक टी कोशिकाएं। क्या? नियामक टी कोशिकाएं, यानी जो सबको नियम कानून में रहने को प्रेरित करती है, इंस्पायर करती है। रेगुलेटरी टी सेल यानी नियामक टी कोशिकाएं। प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है इनमें से कौन सी नियामक है?
रेगुलेटरी या उनके बारे में कुछ भी डीप जा करके पूछ सकता है। तो पहला चीज समझ में आया, सिमोन साकागुची ने क्या किया, सबको क्लियर हुआ? यानी उन्होंने क्या किया, कुछ खास प्रकार की टी सेल्स को शरीर से हटा दिया चूहों की, तो चूहों में क्या हो गया, ऑटो इम्यून डिजीज हो गई। जैसे त्वचा पर चकत्ते पड़ना, लीवर में सूजन या उसका वजन घटते जाना। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, उन कुछ खास टी सेल्स को जो उन्होंने बाहर निकाला था, फिर से चूहों के शरीर में डाल दिया। परिणाम क्या, वो ठीक हो गए। इससे क्या पता चला, ये उनका रिसर्च था, डालना सॉरी निकालना और डालना, ये शोध था। ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात क्या हुई, इससे पता चला कि कोशिकाएं शरीर में रिस्ट्रेन यानी संयम की भूमिका निभाती हैं। इसलिए उन्होंने क्या कहा, भैया यही शरीर के नियम कानून की ठेकेदार है, रखवार है। तो उन्होंने इनको नाम दिया रेगुलेटरी टी सेल्स यानी नियामक टी कोशिकाएं। तो सबसे पहले ये, यहां तक की पिक्चर क्लियर। अब दूसरे पर आते हैं, यानी अब जो अगली टीम है। अब सिमोन साकागुची के आगे दोनों ब्रंकाउ ब्रंकाउ और रैम्सडेल, ब्रंकाउ और रैम्सडेल की खोज और फिर शोध क्या है, ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात और एक निबंध और याद रखिए अब यहां पर, विज्ञान और रहस्यवाद क्या परस्पर संगत है। ठीक है ना? तो अभी हम विज्ञान की बात कर रहे हैं, मिस्टिसिज्म। लेकिन आप देखिए कि चूहों पर जो प्रयोग हो रहा है वो एक प्रकार का रहस्य है, किसी को भी नहीं पता कि आगे क्या होगा। रेगुलेटरी टी सेल तक जाने से पहले जो प्रयोग किया गया सिमोन साकागुची के द्वारा, क्या वो रहस्यवाद नहीं है? यानी ऐसी सत्ता, ऐसी चीज जो हमें दिखाई ना दे, रहस्य जिसके बारे में हम बहुत कुछ जानते ना हो। तो रेगुलेटरी टी सेल के बारे में बहुत कुछ हम नहीं जानते थे, लेकिन सिमोन साकागुची के रिसर्च के बाद हमने जाना। तो स्वाभाविक विज्ञान एवं रहस्यवाद में संबंध है। इसको और अच्छे ढंग से पूरा टॉपिक जब आपको समझा दूंगा देन आगे कराऊंगा। तो ब्रंकाउ एंड रैम्सडेल, ठीक है, ये यूएस के हैं दोनों मेरे प्यारे बच्चों। ये किसी एक बीमारी पर शोध कर रहे थे। यानी फिर देखिए शोध क्या है, ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात। व्हाट इज रिसर्च, अ ब्लाइंड डेट विद नॉलेज। यानी ये किसी बीमारी पर शोध कर रहे थे, तो अपने रिसर्च के दौरान इन्होंने पाया, रिसर्च कर रहे थे किस पर, शोध क्या है, ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात। ये शोध कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे किस पर, एक अजीब बीमारी, उसका डिटेल नहीं है, एक अजीब बीमारी मतलब कुछ ऐसी जो कॉमन ना हो, उस पर ये रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च करते उन्होंने देखा कि कुछ चूहे जिनमें एक जीन खराब था, कुछ चूहे जिनमें एक जीन, कोई एक जीन खराब था, वे बहुत बीमार, यानी अगर एक जीन खराब है तो वो बहुत गंभीर रूप से बीमार हो जाते थे। और परिणाम उनके शरीर में सूजन, वही उनका वजन कम हो जाना और कई अंगों की विफलता यानी ऑर्गन फेलियर हो जाता था। ये उन्होंने देखा कि अगर किसी भी चूहे में एक जीन कम है तो उन्होंने इस जीन की पहचान की, भैया यह जीन कौन सा है, पहचान लिया। यानी पहले उन रिसर्च जब शुरू किया तो उनको लगा कि एक जीन खराब है तो ऐसा हो रहा है। तो जब उन्होंने उस जीन को रिसर्च करते करते पहचान लिया, तो पहचानने के बाद उन्होंने उसका नाम दिया, उस जीन का नाम था फॉक्स P3। याद रखेगा, यह जीन यानी फॉक्स P3 ही वह मुख्य स्विच है, जैसे आप अपने घर में एक मुख्य स्विच होती है ना बिजली जलाने की, वह मुख्य स्विच है जो रेगुलेटरी टी सेल को एक्टिव रखती है, सक्रिय रखती है। मजा आया कि नहीं? यानी रेगुलेटरी टी सेल क्या करता है, हमारे शरीर में संयम सिखाता है, जिससे कि हमारी
हमारा मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो अपने ही अच्छे गुड बैक्टीरिया वायरस को ना नुकसान पहुंचाने लग जाए। तो फॉक्स P3 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये रेगुलेटरी टी सेल को एक्टिव करता है। और रेगुलेटरी टी सेल क्या करती है आपको समझा दिया। दोनों एक साथ मिल गए कि नहीं मिल गए? यानी रेगुलेटरी टी सेल तब भी संयमित रहने की बात हमारे शरीर को कहेगी, यानी ये कर्नल है शरीर का, अपने सैनिकों को संतुलित रखने के लिए कहेगा। वो तभी कह पाएगा जब फॉक्स P3 जो जीन है वो उसको एक्टिव रखेगा। यानी यह क्या हो गया? एक प्रकार से इसका फादर हो गया, फॉक्स P3 मदर हो गया। कैसे? अगर फॉक्स P3 खराब हो जाए किसी भी तरीके से, या जीन खराब हो जाए, तो शरीर की जो रिस्ट्रेंट मैकेनिज्म है, क्या है? रिस्ट्रेंट मैकेनिज्म, यानी जो संयम हमारी शरीर में होता है वो टूट जाती है और शरीर खुद पर हमला करने लगता है। तो आप देख सकते हैं फॉक्स P3 जीन आपके सामने आ गया। पॉइंट इज क्लियर? यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? आप कहेंगे सर नहीं, ऐसा कोई डाउट नहीं। अब हम अगली स्टेज पे आते हैं। अब ऑब्वियस अभी तक तो चूहों पे हो रहा था, तो आप कहेंगे सर क्या मानव में भी प्रमाण मिला? मानव में प्रमाण, अब जरा इसको देखिएगा, ह्यूमन प्रूफ। क्योंकि जब तक ह्यूमन प्रूफ मेरे प्यारे बच्चों, बाद में यही गड़बड़ी जो वो अपने रिसर्च में चूहों में पा रहे थे, यही गड़बड़ी मनुष्यों में भी मिली। एक दुर्लभ बीमारी थी जिसका नाम था या अभी है IPEX सिंड्रोम। क्या है? इसको एकदम लिखते चलिएगा बेटा। IPEX सिंड्रोम एक बीमारी है जो रेयर होती है। इसका मतलब होता है IPX यानी इम्यून का डीरेगुलेशन। यह बीमारी IPEX सिंड्रोम प्रायः बच्चों में होती है। ठीक है ना? किस में होती है? यह बच्चों में होती है, खासकर बॉयज में, यानी लड़कों में, जहां शरीर की इम्यून सिस्टम बिना ब्रेक की गाड़ी बन जाती है। आपने देखा हो किसी बच्चे को लगातार डायरिया हो, रुके ही ना, त्वचा पर उसके रेड रेड स्पॉट पड़े होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा ब्लड शुगर की समस्या बचपन में हो जाए, वजन ही ना बढ़े। ठीक है ना? तो ये होता है IPEX सिंड्रोम जो बच्चों में होता है। ठीक है? इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध हुआ कि जो फॉक्स P3 जीन है, अगर वो खराब हो जाता है तो मनुष्य में भी आत्मनियंत्रण की हानि, लॉस ऑफ सेल्फ टॉलरेंस लाता है। ठीक है ना? समझ गए मेरे बच्चे? तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब बहुत सारी रियल लाइफ ऑटो इम्यून डिजीज है। अगर हम इस खोज के थ्रू आगे बढ़ेंगे, विज्ञान में इसका अच्छे से इस्तेमाल होगा, तो हम उन बीमारियों से लोगों को बचा पाएंगे। तो आइए जरा, अगर यहां तक समझ में आया है तो आप समझते हैं कुछ बीमारियों के, ऑटो इम्यून बीमारियों के उदाहरण। ठीक है ना? बीमारी के उदाहरण। कौन सी बीमारी? इसको प्रीलिम्स के लिए भी याद रखिएगा। ऑटो इम्यून प्रीलिम्स में आ सकता है, इनमें से कौन सी ऑटो इम्यून बीमारी है या नहीं है। तो पहली बीमारी है जिसे हम कहते हैं लूपस, LUPUS, लूपस। ठीक है ना? यानी जब हमारा इम्यून सिस्टम, यानी हमारी शरीर की जो प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं, अपनी ही स्किन, अपनी ही त्वचा, अपने ही जोड़ों, ज्वाइंट्स, और अपने ही ऑर्गन्स यानी अंगों पर हमला करती हैं। उदाहरण, आपने कभी किसी के चेहरे पर देखा हो कि तितली के आकार का दाग बन जाता है, बटरफ्लाई रैशेस बन जाते हैं, उसी को बोलते हैं लूपस। ये है ऑटो इम्यून डिजीज। दूसरी ऑटो इम्यून डिजीज कौन सी है? दूसरी है, आप सब ने इसके बारे में बहुत सुना होगा, रूमेटाइड आर्थराइटिस। ठीक है ना? क्या है? रूमेटाइड आर्थराइटिस।
जोड़ों में दर्द, सूजन और कठोरता होती है, ये भी ऑटो इम्यून डिजीज है। क्यों होती है? क्योंकि शरीर खुद अपने जोड़ों को अपना दुश्मन समझने लगता है। सोचिए आप। इसी प्रकार से एक तीसरी भी है जिसे हम कहेंगे, तीसरी ऑटो इम्यून है टाइप 1 डायबिटीज, है कि नहीं? क्या है? टाइप 1 डायबिटीज। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज भी ऑटो इम्यून है, यानी जब हमारी इम्यून कोशिकाएं, शरीर की इम्यून कोशिकाएं, पैंक्रियाज होता है ना जो इंसुलिन बनाता है, तो पैंक्रियाज की इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं पर हमला कर देते हैं, यानी जहां पर इंसुलिन बनता है उन्हीं पर हमला कर देते हैं। तो ऑब्वियस है टाइप 1 डायबिटीज भी ऑटो इम्यून डिजीज है। और चौथा मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया, यानी IPEX सिंड्रोम, फॉक्स P3 जीन की खराबी से उत्पन्न बच्चों में घातक स्थिति, डायरिया एंड सो ऑन मैंने आपको बताया। तो ये सारी चीजें आप समझ गए। अब इसके बाद आता है, क्या इससे उपचार में क्रांति आएगी? रेवोल्यूशन इन ट्रीटमेंट, इन सब के, यानी ऑटो इम्यून जो भी बीमारियां उनके इलाज में, उपचार में क्रांति। शोध क्या है? ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात हो गई। अब विज्ञान क्या करेगा? स्वाभाविक रूप से किसी भी राष्ट्र के विकास एवं सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इन खोजों से चिकित्सा विज्ञान यानी मेडिसिन साइंस में एक नया युग आया है, एक न्यू एज की बात की जा रही है। यानी अब डॉक्टर सिर्फ बीमारियों को रोकने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो शरीर की जो संयम की शक्ति है, यानी रेगुलेटरी टी सेल्स को भी मजबूत बनाते हैं। ठीक है, जैसे जो ऑटो इम्यून डिजीज है मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए क्या किया जाता है? डॉक्टर क्या करते हैं? रेगुलेटरी टी सेल्स को वो मजबूत बनाते हैं, यानी ऐसी थेरेपी देते हैं पेशेंट्स को जिससे कि रेगुलेटरी टी सेल्स और मजबूत बने। ठीक है, आपने देखा होगा इस समय कैंसर वगैरह का इलाज भी थोड़ा सा इजी हो रहा है, उसके उसमें भी ये चीज काम आ रही है। फिर ऐसे अगर कैंसर के बारे में देखें तो कैंसर में आप देखेंगे कई बार ये जो रेगुलेटरी टी सेल्स होती हैं, ये ट्यूमर की रक्षा करने लगते हैं, यानी ये ट्यूमर को ही बचाने लगते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर वहां इन टी सेल्स को दवाओं के द्वारा कमजोर करते हैं ताकि शरीर कैंसर कोशिकाओं पर हमला कर सके। तो कैंसर में भी इसका, इसके अलावा तीसरा इसमें है ऑर्गेन ट्रांसप्लांट में। किसमें? ऑर्गेन ट्रांसप्लांट में, यानी अंग प्रत्यारोपण में। ये सब आपको पता है। यानी इसमें क्या किया जाता है? ये जो रेगुलेटरी टी सेल है उनको ऑब्वियस है इंजीनियरिंग के द्वारा शरीर में डाल दिया जाता है ताकि क्या हो सके, यानी जो ट्रांसप्लांट हुआ अंग, यानी मान लीजिए आपका घुटना ट्रांसप्लांट हुआ है, तो नया अंग शरीर में स्वीकार हो सके, ये काम यही करता है रेगुलेटरी टी सेल। समझ गए? यानी जैसे मान लीजिए आपका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ, तो लीवर ट्रांसप्लांट हुआ तो शरीर तो एक्सेप्ट नहीं करेगा ना किसी और का लीवर हमारे लीवर में आ रहा है। तो जैसे बाहर वाला अंदर आया तो क्या करेगा? डॉक्टर रेगुलेटरी टी सेल पहले उस शरीर में डाल चुका है, तो क्या करेगा? वो क्या करेगा? रेगुलेट कर लेगा। ठीक है, जो हमला करने वाली अन्य कोशिकाएं उनको क्या करेगा? सेल से उनको क्या करेगा? उनको संयमित कर लेगा। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर? एकदम से सब क्लियर हो गया? ठीक है बच्चे, अब इसको आते हैं फिलोसफिकल एसे की तरफ लेकर के, यानी यह खोज सिर्फ विज्ञान है या दर्शन? एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं। मैं कहूंगा यह खोज सिर्फ, ये मेरी तरफ से इनोवेटिव आइडिया, यह खोज सिर्फ विज्ञान नहीं, दर्शन है। ठीक है ना? यह खोज सिर्फ विज्ञान नहीं, यानी इसे हम साइंटिफिक फिलॉसफी कह सकते हैं। कैसे? क्या हम कह सकते हैं कि इन वैज्ञानिकों ने जो खोज की है वह सिर्फ शरीर तक सीमित है? नहीं, इन वैज्ञानिकों की खोज केवल शरीर तक सीमित नहीं है। क्यों? क्योंकि यह हमारे जीवन को एक गहरा संदेश देती है, आपको और हमको भी मोटिवेट करने के लिए। और वो संदेश क्या है? संयम ही अस्थायित्व है।
यह निबंध आप लोग लिखिएगा, बिहार पीसीएस का जो मेंस लिखेंगे, क्योंकि वहां भी फिलोसॉफिकल एक आता है और यूपीएससी वाले भी, संयम ही अस्थायित्व है। मजा आ गया। यानी एक मैंने निबंध ही बना दिया, मॉडल ऐसे है, इसका इस चिकित्सा के साथ केवल इतना ही संबंध है जितना समझाएगा, बाकी संयम पर लिखना है, संयम ही सब कुछ है। ठीक है ना? कैसे? अब इसको थोड़ा सा समझा दो। जैसे शरीर तब स्वस्थ रहता है, जो मैंने आपको पढ़ाया, जब वो अपनी शक्ति का उपयोग सीमित करता है। यानी कि आपको अपनी शक्ति का उपयोग उतना ही करना है कि बाहर से आने वाले हानिकारक तत्वों को हमारा इम्यून सिस्टम नुकसान पहुंचाए, जो आपने पढ़ा। यानी कहने का मतलब कि शरीर हमारा तब स्वस्थ रहता है जब वह अपनी शक्ति का उपयोग सीमित करता है। वैसे ही एक व्यक्ति या समाज तभी स्वस्थ रहता है जब उसका अपनी शक्ति पर नियंत्रण होता है, संयम होता है। और शक्ति पर नियंत्रण अगर आपका है तो स्वाभाविक रूप से आप आगे बढ़ेंगे। अगर शरीर की सेना यानी इम्यून सिस्टम बेकाबू हो जाए तो बीमारी होती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, 4 बीमारियां मैंने आपको लिखी। ऐसी अगर समाज की शक्ति या किसी व्यक्ति की शक्ति बेकाबू हो जाए तो अराजकता, एनार्की फैल जाती है। और एनार्की के बारे में कहा जाता है, गांधी जी ने कहा कि अनुशासन का अर्थ है सफलता, अराजकता यानी एनार्की, केओस का अर्थ है विनाश। इसलिए विज्ञान का यह सिद्धांत, क्या मैं कह सकता हूं, जीवन का भी सिद्धांत है। क्या आप इस इनोवेटिव आइडिया से सहमत हैं? क्या मैं कह सकता हूं, यानी मैं मतलब मैं, कि विज्ञान का यह सिद्धांत जीवन का भी सिद्धांत है। ठीक है? अब यहां तक अगर पिक्चर क्लियर हो गई, अब इसका कुछ जरा नैतिक पक्ष पकड़ लेते हैं और फिर उसके बाद इसमें और भी कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। यानी इसका एथिकल पर्सपेक्टिव, इसका नैतिक पक्ष क्या है, और फिर यूपीएससी के प्रश्नों पर आएंगे। मेरे बच्चों, एथिकल, किसी भी खोज के आप एथिकल एंगल तुरंत निकाल लीजिए। एथिकल इश्यू, नैतिक मुद्दे इसमें क्या क्या आ रहे हैं, नैतिक मुद्दे। अब ये जो रेगुलेटरी टी सेल की बात की गई कि अंग ट्रांसप्लांट हो रहा है, रेगुलेटरी टी सेल दूसरे अंग में से जो अंग आया हुआ है उसको मैनेज करने के लिए शरीर में डाले जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है सस्ती होती होगी? बोलिए, ये जो सेल थेरेपी है, क्या ये सस्ती होती होगी? यानी जिस सेल थेरेपी की आप बात कर रहे हैं, बड़ी आसानी के साथ हमने पढ़ लिया, ठीक है ना? क्या ये सेल थेरेपी सस्ती है? और अगर सस्ती नहीं है तो ये मेरे प्यारे बच्चों बहुत महंगी है। क्या है? बहुत महंगी है। और जब ये बहुत महंगी है तो नैतिक प्रश्न यहां क्या है? नैतिकता किस बात पर विचार करती है? मानव कल्याण पर। तो नैतिक प्रश्न, एथिकल क्वेश्चन यहां क्या? नैतिक प्रश्न है, क्या गरीब देशों के मरीज इसका खर्च उठा पाएंगे? क्या गरीब देशों के मरीज इसका खर्च उठा पाएंगे? बताइए। तो जब आप ऐसा प्रश्न उठाते हैं तो इसे कहते हैं हेल्थ इनइक्वालिटी का प्रश्न आपने उठाया। हेल्थ इनइक्वालिटी यानी स्वास्थ्य असमानता का प्रश्न है ये। इसलिए यह एक नैतिक मुद्दा है। ठीक है? ठीक है बेटा। अब आते हैं अपने निबंध पर। और निबंध क्या है? विज्ञान और रहस्यवाद। क्या विज्ञान, अब असली चीज आ रही बेटा,
और रहस्यवाद परस्पर संगत है, यानी कंपेटिबल है। साइंस एंड रहस्यवाद मीन्स मिस्टिसिज्म। मिस्टिसिज्म, साइंस एंड मिस्टिसिज्म। आर दे कंपेटिबल? क्या ये दोनों परस्पर संगत हैं? तो ऑब्वियस है, अगर इस विषय को समझना है तो सबसे पहला यानी स्टेप 1 क्या होगा बच्चों? निबंध को ऐसे ही सॉल्व करने की कला सीखनी। स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 है कि हमें सबसे पहले विज्ञान और रहस्यवाद, ऑब्वियस है, इनको समझना होगा। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान आप बचपन से पढ़ते आए हैं, आओ करके देखें। यानी विज्ञान क्या है? विज्ञान ज्ञान का वह रूप है जो एविडेंस यानी तर्क, ठीक है, सॉरी, एविडेंस यानी साक्ष्य, एविडेंस यानी साक्ष्य, लॉजिक यानी तर्क, और एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग पर आधारित होता है कि नहीं होता बेटा? यानी विज्ञान प्रश्न पूछता है कैसे हुआ, पूछता है कि नहीं पूछता है, यानी हाउ। लिख लीजिएगा इसको इसी हिसाब से। बहुत कभी कभी आपकी किस्मत अच्छी हुई ना, प्रश्न रिपीट हो जाता है। जैसे 2004-5 में जो ऐसे पूछा था, हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल, शिशु को खिलाने वाले हाथ, पूछा था कि नहीं पूछा था? और वही 2021 में शायद पूछ लिया गया, मतलब 21 या 22, शायद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईयर भूल जाता है, लेकिन जहां तक याद है 21 में आपसे पूछा गया है कि हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल, पूरी वही लाइन, रूल द वर्ड, पालना झुलाने वाले हाथों में संसार की बागडोर। यानी सेम निबंध डिट्टो, एक पॉइंट ना इधर कुछ लिखना है ना उधर, सेम वही लिखना। बहुत सारे निबंध, ये तो मैं एक अभी मुझे याद आ गया तुरंत, तो मैंने बता दिया। क्या पता विज्ञान एवं रहस्यवाद पर कोई प्रश्न आ जाए और आप उड़ा दें, क्योंकि आपको देख सकते हैं हर चीज लिखवा दे रहा हूं। तो ज्ञान का वह रूप जो साक्ष्य यानी एविडेंस, जो लॉजिक यानी तर्क, जो एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग पर आधारित है। विज्ञान सवाल पूछता है कैसे हुआ, हाउ, ठीक है। रहस्यवाद क्या है? अब आते हैं जरा रहस्यवाद के ऊपर, मिस्टिसिज्म के ऊपर। रहस्यवाद ज्ञान का वह रूप जो अनुभूति, या भी यानी ये भी ज्ञान जो अनुभूति यानी एक्सपीरियंस, ध्यान यानी मेडिटेशन, और आंतरिक सत्य, इनर ट्रूथ, इनर ट्रूथ पर आधारित है। यानी वो इन पर आधारित है। आधारित को कॉमन कर लेते हैं। यानी रहस्यवाद प्रश्न पूछता है क्यों हुआ, यानी ये हाउ पर काम करता है और ये वाई पर काम करता है। क्यों हुआ मेरे प्यारे बच्चों? वाई। तो कहने का मतलब विज्ञान आउटर वर्ल्ड यानी बाहरी जगत को समझता है, आउटर वर्ल्ड को समझता है, और रहस्यवाद अंतर जगत को समझता है। किसको? अंतर जगत को, इनर वर्ल्ड को समझता है। हो गया? पॉइंट इज क्लियर बेटा? दोनों चीजें क्लियर हो गई एकदम, बताते चले जिससे एकदम आपको आनंद की अनुभूति हो। अब इन दोनों के साथ अब हम नोबेल प्राइज को कनेक्ट करते हैं। यानी जो नोबेल प्राइज, क्या नोबेल डिस्कवरी जो हुई है, अब उसके साथ इन सबको जोड़ देते हैं। नोबेल डिस्कवरी, यहां पर कलर में बदल दूं जिससे कि चीजें क्लियर रहे, ठीक है? चलिए, नोबेल डिस्कवरी के साथ अब आप देखिएगा इन दोनों को के साथ में कैसे कनेक्ट करता हूं। 2025 का जो नोबेल पुरस्कार है, उन 3 वैज्ञानिकों को मेडिसिन के लिए मिला। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तीनों का नाम आप सबको याद है। किस चीज के लिए मिला? रेगुलेटरी टी सेल्स के लिए और फॉक्स P3 जीन की खोज के लिए। दोनों के लिए मिला ना। रेगुलेटरी टी सेल्स क्या है? जो हमारे शरीर को के इम्यून सिस्टम को अच्छे से रेगुलेट करते हैं, जिससे वो अपने ही टिश्यूज पर हमला नहीं करता, केवल बाहरी पर हमला करता है। और फॉक्स P
3 जो जीन है वो क्या करता है, रेगुलेटरी टी सेल को एक्टिव रखता है। इनकी खोज के लिए, इनकी खोज ने हमें क्या बताया कि शरीर की शक्ति का मतलब सिर्फ लड़ना नहीं है। क्या मोटिवेशनल पंक्तियां हैं कि शरीर, सोचिए इस बार की खोज कैसे फिलोसॉफिकल है कि शरीर की शक्ति, पावर का मतलब सिर्फ लड़ना नहीं है बल्कि संयम रखना है, रिस्ट्रेंट भी है। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत, मैं कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, ये होता है संयम। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत, मैं कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, डॉट डॉट डॉट। तो ये भी तो यही कह रहा है ना कि भाई संयम रखिए। आप सब क्या करते हैं, अपने ऊपर बहुत सारी चीजों को हावी होने देते हैं। हर व्यक्ति के, हर एक व्यक्ति के जीवन में, चाहे मुकेश अंबानी हो चाहे जो, हमेशा समस्याएं रहती हैं, लेकिन वो अपने काम पर अपनी समस्या को आने नहीं देते। और हम सब क्या होते हैं, जो सामान्य परिवार बैकग्राउंड से आते हैं, हम अपनी चीजों पर समस्याओं को आने देते हैं। रिजल्ट क्या होता है कि हम असफल होते हैं, वो लोग सफल होते हैं। परेशानी सबको होती है, डायबिटीज सबको होती है, घरेलू समस्याएं सबको होती है, ठीक है। तो शरीर की शक्ति का मतलब सिर्फ लड़ना नहीं बल्कि संयम रखना, रिस्ट्रेंट भी है। यह पंक्ति आपको समझ में आ गई, यानी जो हमारी खोज हुई जिसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अब ये जिस बात के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, यही विज्ञान को और रहस्यवाद को आपस में जोड़ता है। क्या करता है, जोड़ता है। कैसे जोड़ता है, देखिए आप, इन वैज्ञानिकों ने कोई ध्यान या योग साधना नहीं की थी, लेकिन जिस निष्कर्ष तक ये पहुंचे, क्या वो गहरे रहस्यवादी दर्शन जैसा था, मिस्टिकल था कि नहीं था? बिल्कुल था। कैसे था, अब उसको और समझिए। इसको ऐसे समझिए, विज्ञान ने शरीर में वही सिखाया जो रहस्यवाद आत्मा में सिखाता है। यानी ये आउटर वर्ड और ये इनर वर्ड, फिर से समझिएगा। विज्ञान ने शरीर में वही सिखाया, ये जो भी आप पुरस्कार वाला कॉन्सेप्ट है जिस चीज के लिए मिला, रहस्यवाद आत्मा में वही चीजें सिखाता है। कैसे? रहस्यवाद कहता है कि अहंकार यानी अपने ईगो पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए, तभी आपको शांति मिलेगी। विज्ञान ने भी क्या कहा, इम्यून सेल्स पर नियंत्रण रखो तभी आपको स्वास्थ्य मिलेगा, यानी आपकी हेल्थ बेहतर होगी। दोनों में कंट्रोल ओवर सेल्फ का संदेश एक ही है, यानी अपने ऊपर आपको कंट्रोल रखना है। दोनों ही एक कह रहे हैं, एक शरीर के स्वास्थ्य के लिए, एक आत्मिक शांति के लिए। एक बाहर का संतुलन दिखाता है यानी विज्ञान, और दूसरा भीतर का। क्या यहां तक की पिक्चर क्लियर हुई? 2 बार सुनिएगा इस लेक्चर को, तभी समझ में आएगा ये वाला पार्ट। तो हो गया बच्चे, यानी विज्ञान और रहस्यवाद कैसे जुड़ रहे हैं। तो मैंने बताया कि विज्ञान ने शरीर में वही सिखाया जो रहस्यवाद आत्मा में सिखाता है। विज्ञान ने कहा इम्यून सेल्स पर नियंत्रण रखो तभी स्वास्थ्य मिलेगा, है? क्या कहा? और रहस्यवाद भी तो यही कहता है कि अहंकार, अपने ईगो पर नियंत्रण रखो तभी शांति मिलेगी। एक शांति की बात कर रहा है, एक स्वास्थ्य की बात कर रहा है, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है? अपने ऊपर आपको नियंत्रण रखना। रहस्यवाद भी नियंत्रण की बात कर रहे हैं, यानी अपने ईगो पर नियंत्रण रखिए तभी शांति मिलेगी, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। और यह रिसर्च भी यही चीज कहता है। क्या कहता है? कि इम्यून सेल्स पर नियंत्रण रखो तभी आपको बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा। तो विज्ञान बाहर के संतुलन की बात कर रहा है और रहस्यवाद आंतरिक संतुलन की बात कर रहा है, इसलिए दोनों परस्पर कंपैटिबल है। बच्चे मजा आ रहा है कि नहीं? सभी लोग एक बार लिखो, मजा या मजा नहीं, कुछ भी, क्योंकि ना ये थोड़ा डीप टॉपिक है। अगर इसको मैं इतना इजीली सिखा पा रहा हूं तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि यार बच्चों को बहुत कुछ मिल रहा है। अब आता है एक और पॉइंट, यानी एक पहले उदाहरण से हमने सीखा, अब दूसरा उदाहरण है
विज्ञान ने संयम को, यानी संयम को जैविक स्तर पर सिद्ध किया है, और रहस्यवाद कैसे सिद्ध करता है? आत्मिक स्तर पर। विज्ञान ने संयम को जैविक स्तर पर यानी बायोलॉजिकल स्तर पर सिद्ध किया। पहले क्या होता था, यानी इस रिसर्च के पहले, इस नोबेल सिस्टम के पहले, यानी इस खोज के पहले, डिस्कवरी वर्ड यूज करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, प्राइस तो बाद में मिलता है। पहले तक, यानी इस खोज के पहले तक संयम सिर्फ नैतिकता का हिस्सा था। संयम को एक सद्गुण माना जाता था। जब आप प्लेटो और अरस्तु पढ़ेंगे तो आप देखोगे उन्होंने, या सुकरात भी पढ़ोगे तो सुकरात के जो 4 सद्गुण है ना, उसमें एक संयम भी है कि नहीं? आप एक बार चेक करिए संयम है कि नहीं। मेरे नोट्स में जो इथिक्स का आप लोगों को मैंने क्लास में कराया, तो यही कहा जा रहा है कि पहले तक संयम शब्द सिर्फ नैतिकता यानी मोरालिटी का हिस्सा था, पर रेगुलेटरी टी सेल्स की खोज ने, आपको बताना है कि सही बोल रहा हूं कि नहीं, दिखाया, क्या दिखाया, कि संयम तो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का भी एक नियम है, जो कहता है कि जो खुद पर नियंत्रण रखे वही टिकता है। यह बात जो पहले अध्यात्म कहता था, अब विज्ञान भी कह रहा है। इस स्तर पर भी हम कहते हैं कि विज्ञान एवं रहस्यवाद परस्पर कंपैटिबल है। पॉइंट क्लियर हुआ बच्चे? तो दूसरे स्तर पर भी मैंने क्लियर किया, अब तीसरे स्तर पर मैं क्लियर करने जा रहा हूं। रहस्यवाद कहता है सब कुछ एक है। रहस्यवाद कहता है सब कुछ एक है। विज्ञान ने भी यही सिद्ध किया कि भाई सब कुछ एक है। आप कहेंगे सर कैसे? तो सबसे पहले चलेंगे रहस्यवाद क्या सिखाता है। रहस्यवाद यही कहता है कि सब कुछ एक है, कि मतलब क्या? अहम ब्रह्मास्मि। तो रहस्यवाद यही सिखाता है कि मनुष्य और ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा से बने। बने कि नहीं भाई? इस यूनिवर्स में आप देखो कि जो चीजें हमें मिल रही वही चीजें सबको मिल रही। आप सड़क पर बाहर निकलिए, खड़े होइए, जो कुछ भी एटमॉस्फेयर में है, इस यूनिवर्स में है, आप भी खड़े हैं, एक व्यक्ति और भी खड़ा, आपको भी मिल रहा है, उसको भी मिल रहा है। आप तो ये नहीं कह सकते कि मुझे इस यूनिवर्स का कुछ स्पेशल मिल रहा है। तो रहस्यवाद यही कहता है कि मनुष्य और ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा से बने। ठीक है। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि हर कोशिका एक ही नियम से चलती है, जिसे कहते हैं सेल्फ टॉलरेंस, यानी आत्मनियंत्रण। दोनों याद रखिएगा। वो कहता है रहस्यवाद मनुष्य और ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा से बने। विज्ञान कहता है हर कोशिका एक ही नियम से चलती है, सेल्फ कंट्रोल। जब शरीर की कोशिकाएं, आपने पढ़ा, एक दूसरे को अपना मानती हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है, और जब अपने और पराये का भ्रम होता है तो बीमारी जन्म लेती है। यही अद्वैत का वैज्ञानिक रूप है, जिसे मैंने अहम ब्रह्मास्मि के नाम से आपको पहले बता दिया। यानी शरीर में भी एकत्व, वननेस ही संतुलन का आधार है। अहम ब्रह्मास्मि। तो तीसरे स्तर पर भी हमने समझा है। अब चौथा एक स्तर और है। रहस्यवाद में क्या किया जाता है मेरे बच्चों? आत्मशुद्धि है। और विज्ञान में रोग प्रतिरोधकता। इन दोनों का क्या संबंध है जरा देखेगा। आत्मशुद्धि और रोग प्रतिरोधकता। रहस्यवाद कहता है कि आत्मशुद्धि यानी अंतर की शुद्धि करो, अपना मन साफ करो। विज्ञान कहता है कि शरीर की प्रतिरक्षा, इम्यून सिस्टम को बैलेंस रखो, संतुलित रखो। तो इस स्तर पर भी दोनों का लक्ष्य क्या एक नहीं है? एक ही है मेरे प्यारे बच्चों। अंदर की सफाई से ही बाहर की शांति होगी। जैसे मेडिटेशन, रहस्यवाद का मेडिटेशन यानी ध्यान मानसिक विष निकालता है, मेंटल जो टॉक्सिन होता है उसे बाहर करता है। करता है कि नहीं? आप योग के बारे में जानते ही। वैसे ही रेगुलेटरी टी सेल, यानी अब सोचिए मेडिटेशन को रेगुलेटरी टी सेल के साथ जोड़ रहा हूं। वैसे ही रेगुलेटरी टी सेल क्या करते हैं? शरीर के भीतर का विष यानी इन्फ्लेमेशन जो भी आपके शरीर में हो रहा है, जैसे शरीर पर चकत्ते पड़ने का कारण लीवर की सूजन, इन सब को नियंत्रित करते हैं।
मजा आ गया? चौथा पॉइंट एक बार मैं रिवाइज कर दूं, यानी कंपेटिबल दिखाने के लिए मैं कौन कौन से पॉइंट। तो पहला मैंने सिखाया, विज्ञान ने शरीर में वही सिखाया जो रहस्यवाद आत्मा में सिखाता है इस खोज के द्वारा। दूसरा, विज्ञान ने संयम को जैविक स्तर पर सिद्ध किया और रहस्यवाद उसे अध्यात्म के स्तर पर सिद्ध करता है, यह सिखाया। तीसरा, रहस्यवाद के अनुसार सब कुछ एक है, यानी अहम ब्रह्मास्मि, इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज अलग नहीं। विज्ञान ने भी यही सिद्ध किया, ये इसको मैंने सिखाया अद्वैत वाले एग्जांपल से। ठीक है बच्चों। और फिर हमने कहा कि जिस प्रकार से रहस्यवाद आत्मशुद्धि की बात करता है, उसी प्रकार से विज्ञान, चौथा हमने समझाया, विज्ञान रोग प्रतिरोधकता की बात करता है। और फिर अब हम आएंगे अगले पॉइंट पे, यानी चौथे पॉइंट पे। अगला पॉइंट, यानी अब ये थोड़ा खतरनाक पॉइंट है, इसमें रिस्क भी है। समझ में आए तो आप आनंदित महसूस कीजिएगा, ठीक है? ना आए तो एक बार फिर पूछिएगा, फिर मैं और आनंदित कराऊंगा। ये थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाएगा, बट अगर मजा आ गया तो आप ये समझना कि अगर इस व्यक्ति के साथ खड़े हैं, बस आप प्रीलिम्स किसी तरह से फंसाइए, हम कहानी बदल, आपकी कहानी बदल ले जाएंगे, गारंटी है। बस हाँ, ऑप्शनल तैयार होना चाहिए। अब मैं पांचवा पॉइंट कह सकता हूं क्या, कि कहीं जगह है, यह पांचवा पॉइंट लिख देता हूं, यह खोज स्पिरिचुअल साइंस है, यानी आध्यात्मिक विज्ञान है। क्या ये मैं कह सकता हूं? ये जो आपने जिस मेडिसिन के नोबेल प्राइज को पढ़ा, जो आपने रेगुलेटरी टी सेल और FOP3 जीन के बारे में जो भी आपने पढ़ा, हम इसे स्पिरिचुअल साइंस की खोज कह सकते हैं, कि यानी यह खोज आध्यात्मिक विज्ञान की खोज है, स्पिरिचुअल साइंस की खोज है, जिसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला। आप अब ऐसे मेरी तरफ क्वेश्चन मार्क की तरह देखेंगे, सर क्या है ये, समझाइए क्यों हम इस खोज को स्पिरिचुअल साइंस कहेंगे? इसलिए कहेंगे क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, इन वैज्ञानिकों ने अपनी खोज से यह साबित किया कि विज्ञान और अध्यात्मवाद एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये पूरक है। कैसे? विज्ञान ने संयम, यानी रेगुलेटरी टी सेल्स का भौतिक रूप, फिजिकल फॉर्म खोजा, जिसे हम रेगुलेटरी टी सेल के रूप में जानते हैं, और रहस्यवाद ने संयम का आध्यात्मिक रूप बताया, स्पिरिचुअल फॉर्म बताया। बट दोनों कहते एक ही बात है कि संतुलन ही जीवन है। और इस मेडिसिन के नोबेल प्राइज के पीछे का जो सच है, वो भी यही कहता है कि संतुलन ही जीवन है। ठीक है? यहां तक की पिक्चर आपके सामने आई थिंक क्लियर हो चुकी होगी। फिर भी अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक बार मैं ओवरव्यू करा दूं आपको, पूरा का पूरा एक बार। जैसे रहस्यवाद में ध्यान, यानी मेडिटेशन का मैंने जिक्र किया। रहस्यवाद में क्या है? ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है, कबीरदास ध्यान, हठ योग, साधना। तो जब आपका मन शांत होता है तो आप भीतर के युद्ध को रोकते हैं। रोकते हैं कि नहीं रोकते? तो रेगुलेटरी टी सेल भी तो वही करता है, शरीर के भीतर का युद्ध रोकता है। तो एक बाहर का रहस्यवाद ध्यान से बाहर के युद्ध को रोक रहा है, आपके मन को शांत कर रहा है, और रेगुलेटरी टी सेल शरीर के भीतर के युद्ध को रोक रहा है। तो हो गया, यानी मेडिटेशन। एक प्रकार से दोनों ही मेडिटेशन कर रहे हैं। अब इसी प्रकार से अगर आप देखें, योग में दूसरा प्राणायाम, यानी ब्रेथ कंट्रोल पर बड़ा फोकस होता है। यानी अगर आप अपने शरीर में जो श्वास होती है उसको नियंत्रित करते हैं, तो इससे आप अपने शरीर को स्थिर रख पाएंगे। तो FOXP3 जीन भी वही करता है, कोशिकाओं के व्यवहार को स्थिर करता है। इसी प्रकार से अगर बुद्ध का मध्यम मार्ग अगर आप देखें, मिडिल पाथ, तो क्या कहता है? ना अति त्याग, ना अति भोग, यही संतुलन है, मध्यम मार्ग। विज्ञान भी तो यही कहता है कि भैया ओवर एक्टिव इम्यूनिटी नहीं चाहिए और अंडर एक्टिव इम्यूनिटी भी नहीं चाहिए, यानी बैलेंस इम्यूनिटी चाहिए। आई होप अब आप और अच्छे से समझ पा गए होंगे। अब यहां पर आते हैं, एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो इम्यूनिटी है, सॉरी, यह जो कंपेटिबिलिटी है विज्ञान एवं रहस्यवाद की, क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों
दोनों में संगति होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आज की दुनिया में साइंटिफिक अचीवमेंट या साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट तो बहुत हो रहे हैं, पर इनर हार्मनी खो रही है। आंतरिक शांति, आंतरिक सामंजस्य, आंतरिक संतुलन खो रहा है। तो इसलिए इन दोनों में अगर कंपेटिबिलिटी है तो क्या होगा, अंदर और बाहर दोनों जगह शांति होगी और मनुष्य अपना जीवन बहुत बेहतर ढंग से जी पाएगा, संत महात्माओं की तरह। अगर विज्ञान शरीर को स्वस्थ बनाता है तो रहस्यवाद मन को स्वस्थ बनाता है। दोनों को मिलाकर ही होलिस्टिक ह्यूमैनिटी का विकास संभव है, संपूर्ण मानवता का विकास संभव। सच सच बताना, मजा आया कि नहीं? टॉपिक ये वाला मजा आया कि नहीं बच्चे? विज्ञान एवं रहस्यवाद परस्पर संगत है, ठीक है? बोलो भाई। मजा शब्द लिखोगे या फिर मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि मेरी क्लास का मतलब मजा। और अच्छा है कि आज टॉपिक थे नहीं तो इस टॉपिक पर मैं पूरा समय भी दे पाया। अब हम 2025 के कुछ और निबंधों को यहां पर धुनते हैं। धुनते का मतलब इनकी बैंड बजाते हैं। पहला प्रश्न था, सत्य कोई रंग नहीं जानता। बेटे यूपीएससी यही है, जो इस चीज को सीख गया ना, फिर वो 4-5 साल पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, वो यही करेगा, केवल बस चीजों को जोड़ेगा। ट्रुथ नोज नो कलर। अब इस टॉपिक से ये कैसे जुड़ रहा है? सत्य कोई रंग नहीं जानता है, मैं इसको डायरेक्ट आऊंगा। तो जो रेगुलेटरी टी सेल की खोज है, क्या दिखाया है इसने? यह दिखाया है कि विज्ञान का सत्य, अबे भाई कहां चला गया? विज्ञान का सत्य किसी जाति, देश या रंग से नहीं बंधा होता है। शरीर के भीतर जो नियम काम करते हैं, संयम, संतुलन और आत्म सहनशीलता, वो हर इंसान में एक जैसे होते हैं, ठीक है ना? जापान, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने यह जो रिसर्च किया है और जो ट्रुथ खोजा है कि संयम ही जीवन की रक्षा का आधार है, क्या वो किसी एक देश की सीमा में ही सत्य नहीं? विज्ञान ने साबित किया कि सत्य की कोई राष्ट्रीयता नहीं होती है, सत्य कोई रंग नहीं जानता है। जो अमेरिका और जापान के वैज्ञानिकों ने खोजा वह सत्य संपूर्ण विश्व के लिए वैसा ही है जैसा कि वो जापान और अमेरिका के लिए। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब दूसरा टॉपिक है, इसको जरा आप देखिएगा। अगर ये आपको इंटरलिंक समझ में आ गया तो आपको और खुश होना है, क्योंकि इसमें जल्दी कोई सोच नहीं सकता। आप लोग खुद सोचिएगा। बिना लड़े हुए शत्रु को वश में करना, बस में करना युद्ध की सर्वोच्च कला है। द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। क्या आप कहेंगे कि इसका डायरेक्ट इस आर्टिकल से संबंध है? जी हां, मैं तो कहूंगा भैया 100% है। आप कितना 99 कहने अलग बात। कैसे, वो मैं साबित कर दूंगा। 100% कैसे? यही है IQ-IP। समझिएगा इसको। बिना लड़े हुए शत्रु को वश में करना। अब यहां पर आइए, जो रेगुलेटरी टी सेल है, RTC लिख रहा हूं, क्या करते हैं? रेगुलेटरी टी सेल शरीर के अंदर यही करते हैं, बिना लड़े ही शत्रु को बस में कर लेते हैं। कैसे? वह अपने सैनिकों को, यानी इम्यून सेल्स, जो 3 रेगुलेटरी सेल्स के 3 है ना, एक जो पहचानेगा, एक जो मारेगा, एक जो मेमोरी में रखेगा। तो रेगुलेटरी टी सेल अपने सैनिकों को कहते हैं, अपना ही शरीर है यार, लड़ाई बंद करो। यानी वो दुश्मन को मारने की जगह समझाने का काम करता है, यानी बिना लड़ाई लड़े ही वो जीत लेते हैं।
2-3 को हराया, उसके बाद कहते भाई शांत रहो। यानी एज एग्जाम्पल आप समझिए कि जब शरीर की कोशिकाएं गलती से अपनी ही कोशिकाओं या अपने ही ऑर्गन्स यानी अंगों पर हमला करने लगती हैं, जिसे हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, तो ट्रैक्स ट्रैक्स यानी इन जो रेगुलेटरी टी सेल है, इनको ट्रैक्स का नाम भी दिया जाता है, इसको याद रखिएगा बेटा, TREGS। ट्रैक्स उन्हें शांत कर देती हैं बिना युद्ध किए हुए। यही असली आर्ट ऑफ वॉर है, जीतना बिना लड़ाई के। यही विचार गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत जैसा है। जीत संवाद से होती है, हिंसा से नहीं। फिर इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न आपसे पूछा था कि विचार एक दुनिया खोजता भी है और बनाता भी, यानी विचार के द्वारा एक दुनिया खोजी भी जाती है और बनाई भी जाती है। कैसे? तीनों वैज्ञानिकों ने पहले सिर्फ एक विचार रखा था कि क्या शरीर के अंदर कोई ऐसी कोशिका होती है जो सबको शांत रखती है। तो ये विचार था। वही विचार कुछ वर्षों के बाद पूरी दुनिया को बदल देने वाला साइंटिफिक ट्रुथ साबित हुआ, जिसके बारे में आपने पढ़ा। यानी उन्होंने अपने इस विचार से सचमुच में संयम की दुनिया बना दी, इम्यूनो रेगुलेशन की दुनिया बना दी कि नहीं बना दी, संयम की दुनिया का विचार क्या है, उनके विचार, और एक नई दुनिया खोजी और उसके बाद बनाई भी संयम की दुनिया। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर आप लिखें तो कैसे? 1990 के डिकेड में मैंने स्टार्टिंग पढ़ाया, साकागुची ने यह विचार रखा। 2000 के दशक में ब्रंकाउ और रैम्सडेल ने FOXP3 जीन खोजा और 2025 में यह विचार नोबेल प्राइज तक पहुंचा। यानी विचार से विज्ञान तक की यात्रा आप देख सकते हैं। एक और निबंध पूछा था कि सबसे अच्छे सबक कठोर अनुभवों से सीखे जाते हैं, यानी बेस्ट लेसन्स बिटर एक्सपीरियंसेस से आते हैं। किससे आते हैं? बिटर एक्सपीरियंसेस से आते हैं। हम इसमें भी कंप्लीट तो नहीं, लेकिन आंशिक रूप से इसमें भी जोड़ सकते हैं। कैसे? जो ऑटो इम्यून डिजीज है वो क्या थी बच्चे? जैसे ल्यूपस, टाइप 1 डायबिटीज, रोमेटेड अर्थराइटिस, ये सब क्या थी? बिटर एक्सपीरियंस, यानी मानवता के लिए बड़े दर्दनाक अनुभव थे। तो मानवता की इन्हीं पीड़ाओं ने इन्हीं दर्द ने वैज्ञानिकों को सिखाया। क्या सिखाया? कि भाई कुछ खोज करो। और उन्होंने खोज की क्या? आपके सामने रेगुलेटरी टी सेल यानी FOXP3 जीन, और बताया कि शरीर की असली ताकत संयम में है, हमले में नहीं। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर? तो सारे निबंध कनेक्ट हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये। ठीक है, अब ऐसे ही पांचवा ऐसे अगर आप देखें कि गंदे पानी को अकेला छोड़ देने से ही उसे सबसे अच्छा साफ किया जा सकता है। ये भी प्रश्न आप देखिए। आप कहेंगे इस टॉपिक से कैसे जुड़ेगा? भाई बिल्कुल सीधा जुड़ेगा, क्योंकि जो रेगुलेटरी टी सेल है शरीर को यही बात सिखाते हैं, क्या? कि गंदे पानी को अकेला छोड़ देने से उसे सबसे अच्छा साफ किया जा सकता है। कैसे? वो क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं ना हमारे शरीर को। कौन? रेगुलेटरी टी सेल, कि हर समस्या काल हमले में नहीं बल्कि शांति में। कभी कभी अगर इम्यून सिस्टम ज्यादा सक्रिय हो जाए तो आपने क्या पढ़ा? तो ये टी सेल उसे शांत रहने का आदेश देते हैं, इसी से शरीर संतुलित रहता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन है जो यहां से आप सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हैं। कैसा रहा बच्चों? बताइए मुझे, मजा आया? सारे टॉपिक आपके सामने हो गए। और ऑब्वियस अब इसको अगर आप थोड़ा सा और IQIP चाहते हैं तो उस थोड़े से और IQIP में इसको आप जैसे GS पेपर 2 लिख लीजिएगा। GS पेपर 2 में यानी सोशल जस्टिस वाले में, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मानव संसाधन में
तो हेल्थ पे आप अगर लिख रहे हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पर कोई पॉइंट लिख रहे हैं, या मान लीजिए इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ जाए, चूंकि नोबेल मिला है जिस पर हम कॉम्बैट में क्वेश्चन रखेंगे, आंसर भी देंगे, तो आप वहां पर इसको यूज कर सकते हैं कि वर्ष 2025 का जो मेडिसिन नोबेल प्राइज है वो किस प्रकार से ऑटो इम्यून बीमारियों और कुछ अन्य रेयर जो डिजीज हैं, दुर्लभ बीमारियों के समाधान में एक महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी या अवसर पैदा करता है। इसको आप लिख भी सकते हैं। इस प्रकार का कोई प्रश्न आ जाए तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये हो गया यानी हेल्थ एजुकेशन वाली यूनिट में। और इसके बाद एथिक्स में जीएस पेपर 4 मैंने आपको बता ही दिया कि इसका एक नैतिक पहलू भी है। भाई कोई भी खोज होती है तो उसका गरीबों तक क्या असर जाएगा। एक और नैतिक पहलू होता है कि कोई भी कंपनी है अगर वो रिसर्च करती है, पैसा लगाती है, तो भाई वो लाभ कमाने की प्रक्रिया को तो छोड़ नहीं सकती। उसको लाभ ना कमाने देना वो अनएथिकल भी होगा, तब कोई रिसर्च नहीं करेगा। इस प्रकार के भी मुद्दे इसमें आते हैं। तो सिंपल। और जीएस पेपर 3 भी साइंस एंड टेक में, यानी जैसे आप देखोगे कि यूनिट लिखी हुई है, और वो यूनिट क्या है? साइंस टेक की पहली ही यूनिट है। विज्ञान प्रौद्योगिकी में जो भी नई खोजें उपलब्धियां हो रही वैश्विक स्तर पर, तो ये आपके सामने मैंने रखी दिया और बहुत अच्छे से समझा दिया। मुझे नहीं लगता कि यहां से कुछ भी एक भी प्रश्न ऐसा आएगा जो आप स्किप करेंगे। तो और ऐसे का हम लोगों ने पूरा संभाल ही लिया है, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? और जिनका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है वो इसको जरूर यूज करेंगे। समाज में इस प्रकार की खोजों का क्या महत्व है, ठीक रहेगा? ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला टॉपिक। अब दूसरा हो गया जो आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आरबीआई के कुछ मेजर रिफॉर्म्स हैं। आरबीआई के कुछ मेजर रिफॉर्म्स है जो यहां भी है, और ये इकोनॉमिक टाइम्स जो मैं आप लोगों को कर रहा था उसमें भी आए हुए हैं। ठीक है? विश्वास रखिएगा, कुछ भी नहीं आ रहा। वही एसआईपी, वही ये, वही टैक्स, वही, कुछ भी नई चीज नहीं। यही एक नई चीज आई है इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर भी, तो मैं यही करा दे रहा हूं। और फिर भी 6 महीने का जो करंट में चलने वाला पूरा सिस्टम है, 6 से 7 महीने का, वो आपको मैं दूंगा। तो आपका जो इकोनॉमिक टाइम्स है वो मैं शुरू करूंगा लगभग आप मान के चलिए 16 या 17 अक्टूबर से। क्यों 16 17 अक्टूबर से? क्योंकि 6 महीने का मैं पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का करंट आपके सामने उसी के द्वारा रखूंगा। जैसे आपने देखा होगा कि आदित्य सर ने करंट अफेयर्स की क्लास लॉन्च की है, क्योंकि इतना ज्यादा हिंदू हो जाता है ना, इसको आप रिवाइज कर नहीं पाएंगे फरवरी मार्च अप्रैल में, विश्वास रखिए। तो इसीलिए एक प्लान ये उनकी तरफ से आया कि हम लोग वीकेंड पे अगर एक करंट अफेयर्स का करें, जैसा मैंने पहले कराया भी अड्डा वगैरह पे। तो अगर ऐसा एक प्लान करते हैं तो बच्चों को हम करंट अफेयर्स, देखो कितना आता है कितना नहीं आता वो एक अलग बात होती है, लेकिन कम से कम एक कॉन्फिडेंस लेकर के आप जाएंगे कि हाँ यार हमने पढ़ लिया है। तो एक करंट अफेयर्स की जो क्लास हमारी प्लान हुई है, जिसमें आपने देखा होगा एडमिशन भी स्टार्ट हो गए हैं, तो पूरे 6 महीने का करंट अफेयर्स हम कराएंगे। और उसमें जो इकोनॉमिक टाइम्स का होगा वो मैं ही कराऊंगा वीकेंड पे। ठीक है? बाकी और सब्जेक्ट पूरी टीम मिलके चलेगी, जिसमें 3 ही सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा फोकस होगा, इकोनॉमी पर, साइंस एंड टेक पर और इन्वायरमेंट पर, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी समस्या। तो 6 महीने ये 3 करंट की न्यूज, इन्वायरमेंट की, साइंस टेक की रहेगी सारी, प्राइज वगैरह, खेल समाचार। अब जैसे खेल समाचार इस साल खो खो आ गया, हम लोग अमूमन क्या करते हैं यार, एज ए टीचर उसको छोड़ते हैं। अरे क्या ही मतलब होगा, खो खो थोड़े पूछेगा। तो अब की बार क्या करेंगे, जितना भी खेल पूछो सब कराएंगे। ठीक है? तो हम 15 अक्टूबर के बाद जो है, या दिवाली के बाद आप मान के चले, करंट अफेयर्स की जो क्लास होगी बहुत साइंटिफिक स्टार्ट होगी। और करंट अफेयर्स, तो वहां पर एक जो आपका इकोनॉमिक टाइम्स अखबार है फिर वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो रोज आपको भेजने की बजाय 5 दिन में जैसे 4 खबरें हैं, तो वो मैं वीकेंड में मैंने करा दिया। या अगर उसमें एनालिसिस लायक कुछ भी नहीं तो हमारी टीम ने करा दिया। मेरा काम वही है जहां एनालिसिस है। ठीक है? जहां एक्सपर्टाइज की जरूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों? चलिए अब आते हैं, आरबीआई ने कुछ रिफॉर्म किए हैं। बस आपको यह ध्यान रखना है कि मेरी निगाह हर एक चीज पर है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो छूटी हुई है। और अब दिवाली के बाद प्रीलिम्स पर ब्रह्म फोकस होने जा रहा है। यानी जो आपका सीसीपी कोर्स है ना, आपकी लाइफ अभी कैसे बदलेगा, आप
खुद देखिएगा। सीसीपी प्रीलिम्स 21 अक्टूबर से क्रांति टाइप की चीजें होने जा रही हैं, ठीक है। जो भी आप पढ़े हैं, कैसे पढ़े या नहीं पढ़े, वॉटेवर, यानी अब हमारे लिए दिवाली के बाद का जो समय है वो तपस्वी का है, तपस्विनी का है। यानी हम सबको अब तपस्या करनी, और ये 6 महीने की तपस्या, 7 महीने की तपस्या आपकी जिंदगी बदल देगी। 6 से 7 महीने की तपस्या, और अगर आपकी तपस्या में कमी रह गई तो 24 मई को फिर आप इतने उदास होंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं। और ये डरना नहीं है कि सर मेरा 4 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ, कॉन्फिडेंस खत्म है, एग्जाम में गए 5वां भी खराब करके चले आए। नहीं, 10,000 बच्चे तो प्रीलिम्स निकाल रहे हैं। क्या मैं उसमें नहीं आ सकती हूं? क्या मेरी पर्सनालिटी में वो दम नहीं है? क्या मैं वो लड़की या लड़का नहीं हूं जो इस 10,000 में आ सकूं? मैं कहां कह रही हूं कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे प्रीलिम्स निकालना है। इस बार का उद्घोष यही होगा, क्योंकि उसके बाद का गेम तो मेरे हाथ में आ जाएगा ना। तो 10,000 बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, क्या उनमें से एक आप नहीं हो सकते यार? कम से कम 10,000 में तो। और ये भी मत समझिएगा कि यार भारत की बड़ी कठिन परीक्षा, कितना आसान। भारत की बड़ी कठिन परीक्षा है, 10,000 लोग ही पास करते हैं प्रीलिम्स। अरे मेरे बच्चे, 5 लाख लोग सीरियस थोड़े बहुत होते हैं जो बैठते हैं, असली सीरियस केवल 50,000 होते हैं। बाकी तो सिर्फ कोचिंग करने आते हैं। और ये हमने अपने टाइम में भी देखा, आपने भी अपने टाइम में देखा, ओनली 50,000 40,000 बच्चे होते हैं जो एक्चुअल में सीरियस होते हैं। और ये मत समझिए पूरा हिंदुस्तान आईएएस के एग्जाम देता है, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, हर बच्चा वो भी देता है। तो इस 10,000 में आना कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। 10,000 में मिनिमम बता रहा हूं, 14,000 के आसपास रिजल्ट आता है, 14,000। तो इस बार तुम्हें यह सोचना है कि मेरा चाहे 5वां अटेम्प्ट है, चाहे मेरा 6वां अटेम्प्ट है, चाहे मेरा पहला, 10,000 में एक बुक है मेरी, लिख देना आज अपनी टेबल पे। और उसी के लिए दिवाली के बाद से महाअभियान चालू है। मैंने इकोनॉमिक्स के प्रारंभिक 5 चैप्टर पढ़ा करके छुट्टी कर दी कि भाई अब 5 बाकी जो बचे हुए वो बाद में कराएंगे। इसलिए नहीं बेटा कि कोई उसके बाद आपकी हिस्ट्री की क्लास लग गई, उसके बाद ज्योग्राफी एनवायरमेंट आपका चल ही रहा। ये केवल इसलिए नहीं हुआ कि हाँ भाई चलो 6 चैप्टर हो गए, 6 बाद पढ़ा देंगे। नहीं, स्ट्रेटजी है कि बच्चों को बहुत ज्यादा अभी प्रीलिम्स में ओवर बर्डन नहीं करना, एग्जॉस्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो टाइम ऑप्शनल का भी था कि बच्चे ऑप्शनल पर थोड़ा ज्यादा समय दे पाए। अब जिन्होंने इस बीच ऑप्शनल पर ज्यादा समय दिया है, तो अब 21 यानी दिवाली के बाद उनकी तो बल्ले बल्ले होगी। क्योंकि अब प्रीलिम्स में जो साइकोलॉजी मास्टरी सेशन सब वो 3 महीने का ही था, तो वो 3 महीने पूरा हम कर ही ले जाएंगे। ये मत सोचिएगा कि केवल समय के हिसाब से 3 महीने का मतलब होता है कि उसमें हम एग्जाम तक उसको संचालित करेंगे। और हर एक चीज बहुत, 21 तारीख के बाद हर एक चीज आपको इतना समराइज मिलेगी कि आप सोच नहीं पाएंगे। हर एक चीज जो अखबारों में एनवायरमेंट में चर्चा है, जैसे कल मैंने पढ़ाया, अगर आप सबको कोरल लार्वा बैंक जो फिलीपींस बना रहा है, अगर वो टॉपिक आप लोगों को समझ में आया हो तो समझिएगा वैसे ही बैठ करके सारी करंट की क्लासेस, मतलब जो भी मुद्दे चर्चा में ऐसे ही होंगे प्रीलिम्स में। ये हिंदू तो चलता रहेगा, ये अलग है, इसको आप छोड़ दीजिए। ये तो डीप एनालिसिस यार, देख रहे हो अभी एक ही टॉपिक पढ़ाया हूं, लगभग 1.5 घंटे से ऊपर हो चुका है। ये तो डीप एनालिसिस। अब कोई भी टीचर अगर 5-6 ऐसे एक टॉपिक के साथ जोड़ेगा तो यार बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, आइए अब समझते हैं आरबीआई का प्रमुख सुधार। यानी अब आपका समय आ रहा है गुरु, अब आपका समय आ रहा है। और वो समय क्या है? समय है कि अब मैं हूं और कोई नहीं। जिनका भी अटेम्प्ट चौथा पांचवा है ना, आप समझना आपका तो 100% हो रहा है। ठीक है, आप देखिएगा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आरबीआई ने कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए हैं, तो मैं वो बता देता हूं। आरबीआई रिफॉर्म, इसमें से मे भी कुछ आ जाए प्रीलिम्स के लिए, ओनली फॉर प्रीलिम्स। ठीक है ना, आरबीआई रिफॉर्म्स। तो क्या क्या रिफॉर्म किए हैं? पहला है एलबीओस,
LBOS की अनुमति, ठीक है ना। अभी मैं समझाऊंगा, घबराना नहीं। LBOS मतलब लिवरेज्ड बाई आउट। बेटा इसको इंग्लिश में ही पढ़ना है, जो कि हिंदी में क्या पूछ लेगा मुझे कुछ नहीं पता है। लिवरेज बाई आउट्स यानी कुछ खरीदना, ये क्या होता है? तो इसमें एलबीओस की अनुमति यानी लिवरेज्ड बाई आउट की अनुमति। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि पहले यानी बिफोर और आफ्टर, ये दो शब्द याद रखिएगा, तब सारे रिफॉर्म को आप बहुत बढ़िया समझ पाएंगे। बिफोर, पहले जो इंडियन कंपनी है जैसे रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, इनको एक टर्म होता था बाई आउट डील्स। क्या होता था? बाई आउट डील्स को लेकर के समस्या थी, यानी कर्ज लेकर किसी कंपनी को खरीदना, उसे बोलते हैं बाई आउट डील। क्या है? फिर से बोलिएगा। बाई आउट डील्स का मतलब हो गया कर्ज लेकर किसी, जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई कंपनी खरीदनी एक्स, मेरे पास पैसा नहीं तो मैं बैंक से कर्जा लेकर के उसे खरीद लूंगा, इसी को बोलते थे बाई आउट डील्स। तो पहले क्या होता था? भारतीय कंपनियों को बाई आउट डील करने की अनुमति नहीं थी। क्या नहीं थी? यानी वो कर्ज लेकर के कोई कंपनी नहीं खरीद सकते थे। लेकिन अब क्या हो गया? बिफोर एंड आफ्टर, अब क्या हो गया? आरबीआई ने बैंकों को अनुमति दी है कि वे लिवरेज बाई आउट्स को फाइनेंस कर सकते हैं, यानी कंपनियां अब बैंक से उधार लेकर के कोई कंपनी खरीद सकती हैं मेरे प्यारे बच्चों। यानी इसको आप ऐसे समझिए, कोई कंपनी ए है, किसी कमजोर कंपनी बी को खरीदना चाहती है तो वह बैंक से कर्ज लेकर अब ऐसा कर सकेगी। आप देख सकते हैं। और ऐसा क्यों किया गया है? ऑब्वियस ऐसा होगा तो ए अगर मजबूत है, बी कमजोर, इसको खरीद रही है, तो क्या हो रहा है? ऑब्वियस ये एक्विजिशन हो रहा है या मर्जर हो रहा है। तो जब मर्जर एंड एक्विजिशन बढ़ेगा तो इससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, बैंकिंग सेक्टर को नए बिजनेस के मौके मिलेंगे। भाई वो जो उधार देगी कंपनियों को, ऐसा तो नहीं उस पर ब्याज नहीं लेगी, ऑब्वियस है ज्यादा लेगी, तो उसको भी इनकम और पूरा सिस्टम बेहतर ढंग से चलेगा। तो इसीलिए किया जा रहा है, ये मर्जर एंड एक्विजिशन की गतिविधियां बढ़ाएगा और बैंकिंग सेक्टर को और ज्यादा बिजनेस करने के मौके मिलेंगे। तो क्या सब बच्चों को एलबीओस की अनुमति समझ में आ गई है? ठीक है, क्लियर है? तो पहला रिफॉर्म ये हो गया। अब दूसरा रिफॉर्म क्या हो गया? ईसीएल फ्रेमवर्क। ईसीएल फ्रेमवर्क मेरे प्यारे बच्चों, एक्सपेक्टेड इन सब पर क्रेडिट लॉस फ्रेमवर्क। याद रखें, इन सब पर आपको एमसीक्यू भी मिलेंगे। क्लियर है? किसमें? कॉम्बैट की क्लास में। ईसीएल फ्रेमवर्क अब क्या होता था? यानी बिफोर एंड आफ्टर, किसी भी चीज को ऐसे ही आपको याद करना है, रिफॉर्म वगैरह को, बिफोर और आफ्टर। यानी पहले क्या होता था? एनपीए होने के बाद ही प्रोविजनिंग की शुरुआत, यानी एनपीए हो जाने के बाद ही प्रोविजनिंग करते थे। ठीक है ना? यानी अब क्या हो गया है? यानी अगर संभावना है नुकसान होने की तो भी प्रोविजनिंग हो जाएगी। अब आप कहेंगे सर इसको समझाइए। यानी पहले हो जाने के बाद होता था, अब अगर संभावना है तभी प्रोविजनिंग की शुरुआत हो जाएगी। यानी अब ध्यान से समझिए एग्जाम्पल, कि अगर बैंक को लगता है कि 1000 करोड़ का लोन मैंने दिया है, इसमें से 100 करोड़ का नुकसान हो सकता है, तो पहले से ही उस रकम का प्रावधान बैंक को कर लेना होगा। यानी इसे बोलते हैं प्रोएक्टिव प्रोविजनिंग। इस पर मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है? दूसरा रिफॉर्म ये किया गया। ठीक है, इस पर मैं, आपको अच्छे से पता है, बहुत सारा टॉपिक इस पर जब हम अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास लेंगे तो आपको डिटेल में कराएंगे। अभी प्रोविजनिंग वगैरह
बैंकिंग सेक्टर आपको पढ़ाया गया, एनपीए वगैरह पढ़ाया गया, उसमें बहुत विस्तार से ये सब है। तो इसको समझने के लिए एक एक पॉइंट पे हमें काम करना पड़ेगा। अभी एक बार आपके लिए केवल एक आउटलुक खोल दे रहा हूं, क्योंकि अखबार में यही आया हुआ है, इसका डिटेल आपको कराना पड़ेगा, देन आप ज्यादा समझेंगे, और ये मैं कराऊंगा। तीसरा रिफॉर्म क्या किया गया है? बेसल नॉर्म। आप सबको पता है बैंक का जो बेसल मानक होता है, तो अभी बेसल 3 चल रहा है। बेसल 3 नॉर्म्स का विस्तार किया गया है, इसका विस्तार, तीसरा रिफॉर्म ये किया गया। यानी बेसल 3 के विस्तार का मतलब क्या हो गया कि एमएसएमई और होम लोन के लिए भी बेसल 3 की छूट अब बढ़ाई जाएगी। ये क्या होती है बेसल की छूट, कैसे बढ़ाई जाएगी, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अभी इसको इतना नोट करिए और संक्षेप में मैं समझाने की कोशिश करता हूं। इसका मतलब है, यानी जो ये विस्तार किया गया कि छोटे व्यवसायों और हाउसिंग सेक्टर को कम ब्याज पर ऋण मिल सकेगा। क्यों? क्योंकि इन पर पूंजी जोखिम भार कम होगा, कैपिटल रिस्क वेट कम होगा। तो अब इसको विस्तार से हम लोगों को पढ़ना होगा, बेसल 3 मानक, तब जाकर के समझ पाएंगे आप। बट अभी आपको ये सब बता दे रहा हूं कि आपको ये सब इस बार रट के जाना है। ईसीएल फ्रेमवर्क क्या है, बेसल 3 नॉर्म्स क्या है, जिनमें विस्तार की बातचीत की गई। जरूरी नहीं ये विस्तार पूछे। फिर इसके बाद लोन लिमिट का भी एक सुधार किया, ठीक है ना। यानी अब चाहे शेयर हो या आईपीओ हो, उनके सब्सक्रिप्शन के लिए लोन लिमिट 10 लाख से बढ़ा के 25 लाख कर दी गई। इससे क्या होगा? इससे जो मिडिल क्लास है वो भी प्राइमरी शेयर मार्केट में भाग ले सकेगा, यानी शेयर की खरीद फरोख्त कर सकेगा। अब प्राइमरी शेयर मार्केट क्या है? तो ये यही सब प्रीलिम्स के क्वेश्चन, जिस पर अपन लोग विस्तार से पढ़ेंगे, तब जाकर के आप समझ पाएंगे, जब मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, ठीक है, और विस्तार से पढ़ाया भी हुआ। फिर इसके बाद जो 5वां रिफॉर्म किया गया है वो है डिफरेंशिएटेड डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या है? डिफरेंशिएटेड यानी अलग अलग, डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी किया गया। इसका मतलब क्या होता है? सभी बैंकों को एक ही चश्मे से अब नहीं देखा जाएगा। सभी बैंकों पर एक जैसा डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लगेगा। प्रीलिम्स में पूछ लेगा कि सब पर एक जैसा ही लगेगा। मजबूत बैंक कम प्रीमियम देंगे, कमजोर बैंक ज्यादा, ठीक है ना। इससे मजबूत बैंकों को लाभ होगा और बैंकिंग सेक्टर में अनुशासन बढ़ेगा। कमजोर बैंक क्या करेंगे? अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे, अपनी गलतियों पर काम करेंगे, ठीक है। जैसे अगर आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाएं, तो हेल्थ इंश्योरेंस में अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसका जो प्रीमियम होगा वो ज्यादा आएगा, लेकिन अगर कोई स्वस्थ है तो उसका प्रीमियम कम आएगा। वही चीज यहां पर भी कहा जा रहा है, जिससे कि जो कमजोर लोग हैं वो बेहतर अनुशासन करें, ठीक है। फिर इसके बाद जो छठा यहां पर जिक्र किया गया है, छठे रिफॉर्म का, वोस्ट्रो अकाउंट। आप सबको पढ़ाया गया भाई, एक बार बताएं। वोस्ट्रो अकाउंट्स एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन, यानी बोस्ट्रो अकाउंट के लिए किया गया है। क्या किया गया? यानी अब भारतीय बैंकों को इस बात की आरबीआई ने अनुमति दी है कि वे विदेशी बैंकों के बोस्ट्रो अकाउंट के माध्यम से रुपए में ट्रेड सेटलमेंट यानी व्यापार सेटलमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यानी जब रूस या श्रीलंका जैसे देश भारत से व्यापार करते हैं तो वे डॉलर की जगह भारतीय रुपया में लेन देन कर सकते हैं। इसकी भी अनुमति मिल गई। यह रुपए के इंटरनेशनलाइजेशन यानी रुपए के अंतरराष्ट्रीयकरण की दृष्टि से भी एक बड़ा कदम है। तो बोस्ट्रो अकाउंट प्रीलिम्स में चर्चा में आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं? तो कितने क्वेश्चन यहां से आप देख सकते हैं जो प्रीलिम्स में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर 7वां जो रिफॉर्म किया गया है, बैंक और एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो है कंपनीज। तो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके कोलैबोरेशन पर एक नया, मतलब इनके
गठबंधन पर एक नया फ्रेमवर्क भी जारी किया गया है। क्या है? यानी सरकार ने आरबीआई को ताकत दी है कि आरबीआई अब यह तय कर रहा है कि बैंक और एनबीएफसी के बीच ओवरलैप या अत्यधिक निर्भरता ना बढ़े। ठीक है ना? अब ये क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में जब एनबीएफसी वगैरह पढ़ाऊंगा तब, क्योंकि इसमें काफी घुसना पड़ेगा, बस आप केवल नोट कर लीजिए। बैंक एनबीएफसी कोलैबोरेशन पर नया फ्रेमवर्क क्या है? मतलब इसमें यह होगा कि अब बैंकों को एनबीएफसी के जरिए इनडायरेक्ट लेंडिंग कम करना होगा। यानी बैंक क्या करते हैं, एनबीएफसी के जरिए भी उधार दे रहे हैं, जिससे कि सिस्टमेटिक रिस्क ना हो बैंकों पर। तो ये सारी बातें हैं। फिर इसके बाद ठीक है, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट जो 7 पॉइंट्स थे, और इन सबको हमें विस्तार के साथ डिस्कस करना इन क्लासरूम, जब हम इकोनॉमिक्स की क्लास लेंगे। अभी आप इसको केवल इतना ही पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से 7 रिफॉर्म है जिस पर आप लोगों को अपनी एक निगाह बनाए रखनी है। ठीक है ना? तो कौन कौन से हो गए आपके सामने देख सकते। ठीक है, पहला हो गया आरबीआई रिफॉर्म में एलबीओस की अनुमति मिली है कंपनियों को। दूसरा ईसीएल फ्रेमवर्क, ये क्या है? और फिर उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ये मैंने आपको बताया इनके बारे में ओनली फॉर प्रीलिम्स। ठीक है, तो आज की चर्चा इतनी ही। कल से हम लोग जबरदस्त रूप से यानी हिंदू की क्लास में आगे बढ़ेंगे, और दोनों दिन के जो मॉडल क्वेश्चन है और उनका आंसर वो कॉम्बैट में रखा जाएगा। ये सरप्राइज है, यानी इस बार कोई मॉडल क्वेश्चन नहीं है, कोई प्रीलिम्स का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अब इन्हीं दोनों कल और आज को मिला करके जो मैंने डिस्कस किया, चूंकि काफी डीप एनालिसिस किया, तो जो क्वेश्चन रहेंगे एक सरप्राइज होगा। और ऐसे सरप्राइज हर हफ्ते तैयार किए जाएंगे, याद रखिएगा। क्योंकि अगर हम लकीर का फकीर बन के चलेंगे तो सिलेक्शन 100% बाधित रहेगा। तो अब यहां पर जो मॉडल क्वेश्चन होने थे उनका मैंने संकेत दिया है, पीवाईक्यू मैंने एनालिसिस कराया। तो अब जो कॉम्बैट होगा सैटरडे को, उसमें मंडे और ट्यूसडे के ही टॉपिक रहेंगे, कल वाले टॉपिक नहीं रहेंगे। तो खूब अच्छे से इन पर चर्चा कर लीजिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस को आपने देखा नहीं है और वही क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। ठीक है, बाकी 71 बीपीएससी एनरोलमेंट स्टार्ट है, आप एनरोलमेंट करा सकते हैं फॉर मेंस। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। बाकी जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा, अगर वो जीएस और ऑप्शनल करना चाहते हैं तो प्लेटिनम बैच है, अगर केवल जीएस करना चाहते हैं तो डायमंड बैच है, अगर केवल ऐसे करना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है, और अगर केवल प्रीलिम्स पढ़ना चाहते हैं ये तो कॉम्प्रिहेंसिव फाउंडेशन कोर्स हमारा प्रीलिम्स का है। और अगर आप मेंटरशिप मेरी ले लेते हैं, सुनील अभिव्यक्ति पर्सनल, यानी मेरी मेंटरशिप, इसमें कोई टीम नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, केवल सीसेट के लिए आपको एक रवि सर के साथ कनेक्ट कराता हूं। तो सारी मेंटरशिप मेरी पर्सनल है, अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। ठीक है ना? क्लियर है बच्चों? तो आप जो भी चाहें, जिस हिसाब से अपनी तैयारी करना चाहें, और अगर केवल ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं तो 2 ऑप्शनल, हिस्ट्री और हिंदी, स्वाभाविक रूप से मैं आपको पढ़ाता हूं। स्वयं हिस्ट्री बाइलिंगुअल, यानी हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। तो हिस्ट्री हिंदी एंड इंग्लिश बोथ है, याद रखिएगा। यानी मैं हिंदी में भी लिखाता हूं, फिर उसी कंटेंट को इंग्लिश में भी लिखाता हूं। तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते होंगे। जिनको भी मेरा पढ़ाना पसंद हो, हिस्ट्री की क्लास ले सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले सारे बच्चे। बाकी अन्य सभी ऑप्शनल की मेंटरशिप देता हूं, जिसमें एग्रीकल्चर है, जिसमें पीएसआईआर है, जिसमें सोशियोलॉजी है, और आप लोग वह मेंटरशिप भी ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, कनेक्ट हो जाइए और जर्नी को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। मिलते हैं दोपहर में 3:30 बजे हिंदी साहित्य की क्लास में। अपभ्रंश भाषा की व्याकरणिक संरचना, यानी ध्वनि संरचना मैंने सिखा दी है, व्याकरणिक संरचना आज बातचीत करेंगे, और आज अपभ्रंश को क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।